हाय गुड मॉर्निंग। यहाँ हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। लेकिन पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लो घंटी के साथ, और इस वीडियो को शेयर करो अपने तमाम दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, द रिलेशन बिटवीन सेलुलर इम्यूनिटी immune response against hepatitis C virus is the critical determinant of the outcome of infection. सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CMI भी कहते हैं, CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो जब भी आप सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात कर रहे होते हो तो हम लोग बात कर रहे होते हैं टी सेल की, या फिर कोई भी ऐसी सेल्स जो इन्वॉल्व हो रही हैं एक इम्यून रिस्पॉन्स में। बहुत लोग समझते हैं कि बी सेल इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होती है। देखिए, बी सेल का जो काम करने का तरीका है उसमें बी सेल खुद किसी एंटीजन से जाकर के मार काट नहीं करती। जो शुरुआत में बी सेल एंटीजन को पहचानती भी हैं तो वो उस एंटीजन को मारने के लिए नहीं पहचानती, केवल फॉर द रिकॉग्निशन। उस एंटीजन को सफाया करने का जिम्मा तो एंटीबॉडीज का होता है, और ये एंटीबॉडीज जो बनते हैं एंटीजन को मारने के लिए या मरवाने के लिए, सही मायने में, ये बी सेल के एक्टिवेट होने के बाद बनते हैं सोल्यूबल फॉर्म में। इसलिए हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेस को हम लोग दो कैटेगरी में डालते हैं। एक होता है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमोरल का मतलब है जो लिक्विड में है। आपका जो ब्लड है उसमें दो पार्ट हैं, एक सेलुलर और एक लिक्विड पार्ट, जिसे आप प्लाज्मा या सीरम के रूप में जानते हो। और सेलुलर पार्ट में आती हैं आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज। प्लेटलेट जो है वो मिडिल ग्राउंड पे है, ना इधर की ना उधर की। तो जो इम्यून रिस्पॉन्स सोल्यूबल मॉलिक्यूल की वजह से होता है, जैसे कि एंटीबॉडीज, कॉम्प्लीमेंट्स, इस तरह के रिस्पॉन्सेज को हम लोग ह्यूमोरल कहते हैं। और जिस रिस्पॉन्स में एंटीजन को मारने के लिए सेल आए, जैसे कि नेचुरल किलर सेल्स, टी सेल्स, उसे बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो यहां ये जो कहानी दे रखी है हेपेटाइटिस सी वायरस की दे रखी है। हेपेटाइटिस की काफी सारी वैरायटी है वायरस की, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ई। तो मैं एक होमवर्क भी दे रहा हूं करने के लिए। ए, बी, सी, ई, इन तीनों वायरसेस का जीनोम क्या है ये तो पता होना चाहिए। सबका जीनोम एक जैसा नहीं है, अलग अलग जीनोम है इनका, किसी का डीएनए, किसी का आरएनए। और तुम्हें यह पता होना चाहिए कि सब यूनिट वैक्सीन इनमें से किस हेपेटाइटिस वायरस के अगेंस्ट बनाई गई है जो कामयाब है। तो यहां पर एक इन्फेक्शन के बारे में जानकारी दे रखी है। हेपेटाइटिस की फैमिली के वायरसेस खास तौर से लेटेंट और क्रोनिक इन्फेक्शन के लिए बड़े जाने जाते हैं। मेडिकल में ये टर्म्स इस्तेमाल होती हैं जब हम डिजीज के प्रोग्नोसिस की बात कर रहे होते हैं या डिजीज डायग्नोसिस की। एक्यूट, एक्यूट का मतलब है कि जब कोई एजेंट आया बीमारी करने के लिए और उसके एंटर करते ही बॉडी में जो इमीडिएट रिस्पांस देखने को मिला। कुछ वायरसेस में ये रिस्पांस वायरस की एंट्री के कुछ घंटे बाद से लेकर के और अगले 4-5 दिन तक रहेगा। जैसे जब कभी किसी को डेंगू बुखार होता है तो डेंगू का वायरस बॉडी में एंटर करता है, 4-5 दिन में अपनी साइकिल पूरी करता है, नंबर बढ़ाता है, और 4-5 दिन बाद बुखार होना शुरू होता है बहुत तेज से। तो जो ये इन्फेक्शन के फौरन बाद जो पहले सिम्टम्स क्रिएट हुए इनको बोलते हैं एक्यूट। फिर कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं जो बहुत लंबे टाइम तक बॉडी में रहते हैं और ये बार बार बीच बीच में उभरते रहते हैं। तो इनके द्वारा क्रिएट किए गए सिम्टम्स को हम लोग बोलते हैं क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब है लॉन्ग टर्म। जैसे चिकनगुनिया भी एक डेंगू की तरह बुखार करता है। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं चिकनगुनिया और डेंगू के सिम्टम्स को। डेंगू और चिकनगुनिया में दोनों में ही शुरुआत में काफी तेज बुखार होता है। डेंगू में बाद में रिकवर कर गया इंसान, ऑल इज वेल। लेकिन चिकनगुनिया में बुखार से रिकवर करने के बाद में फिर जॉइंट पेन का सिस्टम शुरू होता है, और दैट में गो फॉर 3 years, 4 years और 5 years। जॉइंट में बहुत बुरा पेन, और ये बीच बीच में घटता बढ़ता रहता है वायरस के होने की वजह से। तो जब भी आप क्रोनिक की बात करोगे तो आप कहोगे लॉन्ग टाइम परसिस्टिंग वायरस। एक्यूट की बात करोगे तो आप कहोगे शुरुआती दिनों का वायरस। और अगर मैं रिजोल्यूशन की बात करूं, रिजोल्यूशन का मतलब है कि वायरस को बॉडी से बाहर निकाल दिया गया है।
अब वो अवेलेबल नहीं है। तो यहां पे जो ग्राफ दिए गए थे, इन ग्राफ को हमें कंपेयर करना था कि कौन सा ग्राफ कौन सी कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है। जबकि यहां ग्राफ में दो लाइनें हैं, एक क्रॉस वाली और एक गोले वाली। गोले वाली लाइन का मतलब है कि पेशेंट के ब्लड में या सीरम में वायरस की क्वांटिटी कितनी है, और जो क्रॉस वाली लाइन है वो इंडिकेट कर रही है कि टी सेल का रिस्पॉन्स कितना है। तो जनरली जैसे क्रोनिक इन्फेक्शन की बात करें हम लोग, तो उसमें देर तक वायरस को रहना है। तो यहां स्टार्टिंग में आप देखो, जो पहला वाला ग्राफ है, टाइम के स्केल पर वायरस का लेवल बढ़ा और धड़ाम, इसके बाद वायरस का कोई अता पता नहीं। दूसरे वाले केस में वायरस का इन्फेक्शन बढ़ा और फिर ऊपर नीचे लंबे टाइम तक चल रहा है। और तीसरे केस में वायरस का इन्फेक्शन शुरुआत में बढ़ा, धड़ाम, फिर उठने की कोशिश की और फिर गायब। तो ये ग्राफ इंडिकेट कर रहे हैं एक केस में वायरस आया और आके ही खत्म हो गया, दूसरे केस में वायरस आया और फिर एक अपने लेवल को मेंटेन करके रह गया, और तीसरे केस में वायरस का लेवल शुरुआत में ही अप डाउन हुआ फिर खत्म हो गया। तो इसी के बेस पर आप चाहो तो आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके अलावा जो दूसरा काम है, टी सेल का रिस्पॉन्स, या बोल दीजिए इम्यून रिस्पॉन्स, मोटे रूप से ये काम करेगा। CMI सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी होती है, इसलिए इसका रिस्पॉन्स ज्यादा देखने को मिलता है। देखिए पहला वाला ग्राफ कह रहा है कि जब वायरस का इन्फेक्शन हुआ था उसके थोड़ी देर बाद CMI पैदा हुआ, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। दोनों के बीच में टाइम गैप है, पहले इन्फेक्शन होगा फिर इम्यूनिटी क्रिएट होगी, इम्यूनिटी बढ़ी, और जब इम्यूनिटी बढ़ी है तब वायरस का लेवल डाउन हुआ है, मतलब टी सेल ने वायरस को मार भगाया। अब उसके बाद इम्यूनिटी मेंटेन्ड है अपने लेवल पे, और इसलिए वायरस का नामो निशान नहीं है। दूसरे केस में इम्यूनिटी कभी वायरस की क्वांटिटी को कंपीट ही नहीं कर पाई, तो वो लोअर दर्जे पर ही रही। और तीसरे केस में इम्यूनिटी शुरुआत में एस्टेब्लिश हो गई लॉन्ग टर्म तक, और वायरस को उठने का मौका नहीं मिला। तो अब जो मीनिंग है आपके पास, उसके अकॉर्डिंग आप चाहो तो अब इन्हें देखना शुरू कर सकते हो। जैसे कि ग्राफ नंबर 1 एक्यूट कंडीशन को डिफाइन कर रहा है, वायरस आया, इम्यूनिटी खड़ी हुई, इम्यून सिस्टम ने हमला किया, वायरस खत्म, और इम्यूनिटी मेंटेन हो गई थोड़ी देर के लिए, बाद में ये भी डाउन हो जाएगी। तो ए का है 1, यहां दो एग्जांपल्स में ए का 1 था, 2 और 4 में। अब आती है बात बी की। बी में देखिए वायरस का ग्राफ ऊपर है एज कंपेयर टू इम्यून सिस्टम के, यानी कि वायरस सिस्टम में से गया नहीं है, रह गया है, और ये रह ही रहा है लंबे टाइम तक। तो फिर यह होना चाहिए हमारा क्रोनिक इन्फेक्शन, बी का 3rd, जो कि इजी ऑप्शन में था। और सी वाले केस में इम्यून सिस्टम ऊपर आ गया है, वायरस डाउन हो गया, खत्म, तो मतलब वायरस के इन्फेक्शन को रिजॉल्व कर लिया गया है, रिजोल्यूशन, सी का 3rd, जो कि इसका आंसर था ऑप्शन सेट नंबर 2। काफी लोगों ने इसको सही किया, और जिन लोगों ने सही नहीं किया आई होप को उनके पास अब जानकारी आ चुकी होगी। ये टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वायरस और इम्यून सिस्टम का जो ये रिलेशन है, दोनों कभी ऊपर नहीं होते, एक ऊपर है तो एक नीचे। अगर वायरस ऊपर है तो आप बीमार हो, अगर इम्यून सिस्टम ऊपर है तो आप हेल्थी हो। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अबाउट द न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली इज नॉट ट्रू। देखिए न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली जो होती है, नो डाउट ये वो हैं जिनके लाइगेंड्स मेम्ब्रेन पार करके अंदर आते होंगे, ये रिसेप्टर अंदर बाइंड करेंगे, फिर अंदर ये जनरली न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं रिसेप्टर एज सच, और फिर ये डीएनए से बाइंड करके जीन एक्सप्रेशन में बदलाव लाते हैं। स्टीरॉयड रिसेप्टर्स, रेटिनोइक एसिड का रिसेप्टर्स वगैरह, ये सब ऐसे होते हैं। तो इस रिसेप्टर को लाइगेंड से बाइंड करना है, लाइगेंड मतलब आपका सिग्नल मॉलिक्यूल। इस रिसेप्टर को न्यूक्लियस के अंदर जाना है, अगर ये न्यूक्लियस के बाहर था साइटोप्लाज्म में तो, और इसे डीएनए से बाइंड भी करना है। तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। और दूसरा, आमतौर पे ऐसे रिसेप्टर्स डायमर के रूप में इस्तेमाल होते हैं। अगर कभी तुम्हें ये बात याद ना आए तो जो आपने सेल सिग्नलिंग पाथवे जितनी भी पढ़ी हैं, जैसे कि जैक स्टैट पाथवे भी है, तो सभी पाथवेज में एक कॉमन फैक्टर है कि जब भी कभी किसी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का एक्टिवेशन होगा जो साइटोप्लाज्म में था और न्यूक्लियस में जाएगा, तो डाइमराइजेशन एक कॉमन इवेंट है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में। वहां जब आप जैक स्टैट पाथवे में करते हो
तो वहां भी तो आप देखते हो आगे कि स्टेट जो है वो आपस में जुड़ रहे हैं। ऐसे ही टीजीएफ बीटा वाली पाथवे में स्मैट्स आपस में जुड़ते हैं। तो डायमराइजेशन या टाइमराइजेशन काफी कॉमन है। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा था कि रिसेप्टर आर ऑलवेज साइटोसोलिक when they remain associated with heat shock protein and have variable ligand binding domains in the N terminal region। क्वेश्चन ये है कि अगर इनमें वेरिएबल लाइगेंड डोमेन होगा तो वो अपने सिस्टम से कैसे बाइंड कर पाएंगे, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि रिसेप्टर हमेशा साइटोसोलिक नहीं होते, कुछ रिसेप्टर न्यूक्लियस में भी रहते हैं। तो ये एक पॉइंट था जिसे ट्रू नहीं बोल सकते हम लोग, लेकिन किसी भी स्टेटमेंट पर कूद करके डिसाइड करने से पहले सारे स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी है। कई बार जैसे अगर सपोज करो आपके पास 4 ऑप्शन रखे हुए हैं और किसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ भाई इनमें से पानी में कौन घुलेगा, विच वन ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी डिजॉल्व्ड इन वाटर। और पहला ऑप्शन जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है इथेनॉल। इथेनॉल का मतलब है दारू, शराब, वो पानी में घुलती है, सब जानते हैं। लेकिन आप जो डिसाइड करोगे कि इन 4 में से कौन सा आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में, तो पहले आपको चारों पढ़ने पड़ेंगे। हो सकता है बहुत लोग कहें कि भाई इथेनॉल नहीं है, कुछ और होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में कोई लिपिड का मॉलिक्यूल रखा हुआ है, फैटी एसिड 16 कार्बन का। नेक्स्ट में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल रखा हुआ है ऑप्शन में। तो जब तक आप चारों ऑप्शनों को ना पढ़ लो तो आप अपने आंसर पे बहुत सेटिस्फाई हो सकते हैं, क्योंकि कई बार चारों ऑप्शन मोर और लेस करेक्ट होते हैं, थोड़े बहुत लूप होल्स के साथ, और फिर आपको उनमें से एक बेस्ट पॉसिबल आंसर चुनना होता है। तो जी अब दूसरा ऑप्शन था रिसेप्टर हैव कैरेक्टरिस्टिक रिपीट ऑफ C4 जिंक फिंगर मोटिव। C4 ने कंफ्यूज कर दिया होगा तुम्हें, अदरवाइज ये सिंपल सा जिंक फिंगर मोटिव है। दूसरा होमवर्क जो आपको अगर आपने नहीं किया अभी तक तो कर लेना चाहिए आपको, डीएनए बाइंडिंग मोटिव्स। कम से कम 4 तरह के डीएनए बाइंडिंग मोटिव्स के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि हेलिक्स लूप्स हेलिक्स, हेलिक्स टर्न हेलिक्स, जिंक फिंगर और ल्यूसिन जिपर। जिंक फिंगर में बीच में एक जिंक के आयन को रोकने के लिए पेप्टाइड इसके चारों तरफ एक स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, पॉलीपेप्टाइड, और ये एक अपने आप में एक लोकल डोमेन है। और यहां रोकने के लिए सिस्टीन्स अमीनो एसिड्स हैं जो जिंक से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं अपने सल्फर्स के थ्रू, और तब जाकर के जिंक होल्ड रहता है। इसलिए क्योंकि यहाँ 4 सिस्टीन इस्तेमाल होते हैं इसलिए तो C4 जिंक फिंगर मोटिव कहते हैं। और ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन है। और इस जानकारी को अगर नहीं भी है तो अब याद रख लो कि जितने भी ज्यादातर स्टीरॉयड रिसेप्टर फैमिली है जो डीएनए से बाइंड करता है उन सब में ये जिंक फिंगर मोटिव कॉमनली मिलता है। जब आप इन मोटिव्स का जिक्र करोगे ना तो आप पाओगे कि हेलिक्स लूप हेलिक्स एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन से पाए जाते हैं। जैसे आपने कभी क्रो पढ़ा हो, C1 या फिर लैक रिप्रेसर या फिर ट्रिप रिप्रेसर्स, तो आप पाओगे कि उन सब में कॉमन मोटिव्स हैं। ऐसे ही अलग अलग मोटिव्स के अलग अलग एग्जांपल्स हैं जिंक फिंगर के लिए स्टीरॉयड रिसेप्टर्स। ऑप्शन नंबर 3 है कि भाई रिसेप्टर्स या तो होमोडाइमरिक होंगे या हेट्रोडाइमरिक। तो डाइमराइजेशन एक कॉमन इवेंट है। In the absence their hormone ligand, the heterodimeric receptors repress transcription when bound to their response element। कुछ हार्मोन्स में ये भी बात है कि जब तक हार्मोन लाइगेंड अवेलेबल नहीं है तब भी वो डीएनए से बाइंड कर रहे हैं और सिस्टम को ऑपरेट नहीं होने दे रहे। हार्मोन लगने के बाद में फिर वो एक्टिव हो जाते हैं। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। द रिसेप्टर्स हैव अ यूनिक एंड टर्मिनल रीजन ऑफ वेरिएबल लेंथ and may contain a nuclear localization signal between the DNA and the ligand binding domain। अगर कोई प्रोटीन साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है और उसे न्यूक्लियस के अंदर जाना है तो उसके पास टिकट होना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर जाने का, एक तरह के सिग्नल सीक्वेंस। उसी प्रोटीन के किसी पार्ट में अमीनो एसिड की एक सीक्वेंस होनी चाहिए जो कि टिकट के रूप में काम करती है, न्यूक्लियस के अंदर जाने का टिकट, जिसे पहचान करके इंपोर्टेंस नाम के प्रोटीन्स इन रिसेप्टर्स या इन प्रोटीन्स को लेकर के अंदर जा सकते हैं। इसका नाम है न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल,
शॉर्ट फॉर्म में से NLS कहते हैं। वैसे ही जब किसी प्रोटीन को न्यूक्लियस से बाहर आना होता है तो उसके पास NES नाम की सीक्वेंस पाई जाती है, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल सीक्वेंस। और कोई प्रोटीन अगर न्यूक्लियस में अंदर जा भी सकता है और आ भी सकता है तो उसके पास दोनों तरह की सीक्वेंसेस पाई जाती हैं। अब क्योंकि हम बोल रहे थे कि रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में मिल सकता है, न्यूक्लियस में जाना है, तो इसके पास NLS तो होना ही चाहिए, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल सीक्वेंस। इंडीड एक जो कॉमन सा एक डायग्राम है, प्राइमरी स्ट्रक्चर दिखा रखा है रिसेप्टर का। इसमें एक है ट्रांस एक्टिवेशन डोमेन, जब ये डायमराइज करेगा तब इस वाले पार्ट का इस्तेमाल करेगा। ये जिंक जिंक जो है ये DNA बाइंडिंग डोमेन है, जिंक फिंगर। और इसके बाद है लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, ये भी डायमराइजेशन में, रिप्रेशन में या फिर एक्टिवेशन में इन्वॉल्व हो सकता है। लाइगेंड मतलब हार्मोन से बाइंड करने वाला पार्ट, और इसके साथ में हो सकता है सिग्नल सीक्वेंस भी हो। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 था जो अनकरेक्ट था। देन क्वेश्चन नंबर 23 है, सीरम हैज एसेंशियल द सेम कंपोजिशन एज प्लाज्मा एक्सेप्ट दैट इट लैक्स। हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस भी किया था कि सीरम और प्लाज्मा में जो फर्क होता है वो है कि हमने कैसे प्रिपेयर किया। एक में क्लोटिंग फैक्टर है और एक में नहीं है। और क्लोटिंग फैक्टर्स के दूसरे नाम भी होते हैं, जैसे कि क्लोटिंग फैक्टर 10, इसका दूसरा नाम है स्टुअर्ट प्रावर फैक्टर। और हेपरिन इसी पर अटैक करता है, इसलिए जब हमें कोई एंटीकोगुलेंट के रूप में हेपरिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इसी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कर रहे होते हैं ताकि वो ब्लड क्लोटिंग ना कर सके। प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर्स अवेलेबल हैं इंक्लूडिंग फैक्टर X। लेकिन जब हम सीरम की बात कर रहे होते हैं तो सीरम तो क्लॉट करके बनता है, तो ये क्लॉट में जा चुका ऑलरेडी। इसके अलावा हैगमैन फैक्टर होता है, जिसे हम लोग फैक्टर 12 के नाम से भी जानते हैं। तो यहां स्टुअर्ट प्रावर फैक्टर के बारे में काफी कम लोगों ने आंसर दिया। देन क्वेश्चन नंबर 24, द टेटनस वैक्सीन गिवन टू ह्यूमन इन द केस ऑफ अ डीप कट इज अ। टेटनस ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। इसमें टेटनस का टॉक्सिन नर्वस सिस्टम पर अटैक कर सकता है, और उसके अटैक करने के पीछे बड़ी बढ़िया सी कहानी है। जिन लोगों ने अगर साइटोस्केलेटन और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट के लेक्चर्स देखे हुए हैं तो उन्हें पता है कि टेटनस का टॉक्सिन आपकी जो न्यूरोट्रांसमीटर से भरी हुई वेसिकल्स फ्यूज करना चाहती हैं एक्सोन बल्ब के पास, वहां पे वो टांग अड़ाता है अपनी। इस टॉक्सिन से बचने का एकमात्र रास्ता है कि आपका इम्यून सिस्टम इस टॉक्सिन को पहचानता हो। तो इसलिए हम इस बैक्टीरिया के इस टॉक्सिन को आइसोलेट करके और इसे ऐसा केमिकली या हीट के द्वारा मॉडिफाई करेंगे कि इसकी टॉक्सिसिटी तो खत्म हो जाए बट इम्यूनोजेनेसिटी खत्म ना हो। ऐसे टॉक्सिन्स जिनमें इम्यूनोजेनेसिटी हो, मतलब जिन्हें इम्यून सिस्टम देख करके रिकॉग्नाइज कर सके, बाइंड कर सके और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो सके। एक्टिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्टिवेशन नहीं होगा तो वैक्सीन काम नहीं करती फिर। लेकिन वो टॉक्सिक नहीं है, तो ऐसे टॉक्सिन्स को जिन्हें हमने इनएक्टिव कर दिया है उन्हें हम टॉक्सोइड कहते हैं। डिप्थीरिया, टेटनस, इन दोनों ही केसेस में टॉक्सोइड वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। क्लॉस्ट्रीडियम उसमें भी, और काफी सारे और एंडोटॉक्सिन्स में। बोटुलिज्म आपको याद होगा कि ये सबसे घातक फूड बॉर्न जहर है। यहां भी हम लोग इसके टॉक्सिन का इस्तेमाल करते हैं इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है, ज्यादातर जो टॉक्सिन्स जिनके अगेंस्ट हम लोग, मतलब जिन टॉक्सिन्स को हम लोग गड़बड़ करके हम उन्हें टॉक्सोइड में कन्वर्ट करते हैं, ज्यादातर एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बना सकते हैं। असल में ये पेप्टाइड्स हैं सिक्रेटरी, तो प्रोटीन वैसे भी इम्यूनोजेनिक होते हैं, तो ये अच्छे टारगेट्स हैं। एंडोटॉक्सिन्स जो होते हैं वो सेल की मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं, जैसे कि लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, और ये उतने बढ़िया एंटीजेनिक नहीं होते,
तो इसलिए ज़्यादातर ये वैक्सीन के रूप में इस्तेमाल नहीं किए जाते। ज़्यादातर लोगों को इसका आंसर का आइडिया था। 25 है, एडिशन ऑफ एंटीबायोटिक सिफालेक्सिन टू ग्रोइंग ई कोलाई सेल्स लीड टू फिलामेंटेशन ऑफ द सेल फॉलोड बाय लाइसिस। तो सिफालेक्सिन जो था पेप्टाइडोग्लाइकन सिंथेसिस को ब्लॉक कर रहा था, हमने मल्टीपल टाइम्स को देख चुके हैं। और फिर दोबारा से ये आपके प्रोटीन्स आ गए। इन एनिमल 4 सेपरेट फैमिलीज ऑफ सेल एडेशन प्रोटीन्स आर लिस्टेड इन कॉलम ए, और उनके फंक्शन दे रखे हैं कॉलम बी में। तो आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है। सबसे पहले तो ना छूटते ही ये पढ़ करो कि भाई क्या क्या है यहाँ पर। इंटीग्रिन, कैडहेरिन, आईजी सुपर फैमिली और सेलेक्टिन। सबसे आसान इन सब चारों में से पकड़ना होता है कैडहेरिन को। कैडहेरिन कैल्शियम आयन, जरूर बात आएगी वहां पे। तो आपके ऑप्शन बी में चेक कर लो कि भाई कैल्शियम आयन कहाँ है। शुरुआत हमेशा आसान से करना चाहिए। तो यहां बी के लिए थर्ड ऑप्शन अच्छा रहेगा। पढ़ भी लो एक बार, मीडिएट कैल्शियम टू पॉजिटिव डिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग होमोफिलिक सेल सेल इंटरेक्शन। तो ये हमने कैडहेरिन से केस में देखा भी है कि होमोफिलिक इंटरेक्शन दिखाते हैं अपने जैसे मॉलिक्यूल से बाइंड करते हैं। बी का है थर्ड। अब बी का थर्ड हमारे पास यहां पर है और यहां पर है। जब भी हम लोग अपने ऑप्शंस कैंसिल आउट कर लेते हैं तो इससे हमें काफी हेल्प मिलती है। फिर आती है बात आईजी सुपर फैमिली की। तो आईजी सुपर फैमिली में कैम्स वगैरह की कहानी है। अब अगर आप ध्यान से देख सको तो यहां पे आईजी लाइक डोमेन्स लिखा हुआ है, contains extracellular IG-like domains and are mainly involved in the fine-tuning of cell-cell adhesion interaction during development and regeneration. IG सुपर फैमिली में प्रोटीन्स जैसे कैम वगैरह होते हैं वो इसीलिए रखे गए थे क्योंकि उनके पास एंटीबॉडी की तरह के वेरिएबल कांस्टेंट रीजन्स अवेलेबल होते हैं, डोमेन्स। तो सी का सेकंड। अब सी का सेकंड मेरे पास केवल यहां पर था और दूसरे ऑप्शन में नहीं है। इसके अलावा आपको इंटीग्रिन याद रखने चाहिए। इंटीग्रिन जो बाइंड कर सकते हैं सामने वाली सेल के कैम के साथ में, या फिर वो बाइंड कर सकते हैं ईसीएम के साथ भी। आपको याद होना चाहिए पी सेलेक्टिन्स, मतलब सेलेक्टिन वाली फैमिली, जो कि लैक्टिन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करते हैं। इसे अगर छोड़ के गए तो नाश हो जाएगा तुम्हारा इस क्वेश्चन में, इसलिए ये ध्यान रखना कि ये बहुत फेवरेट है लोगों का। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 27 की, डाटा। A student treated cancer cell with an anti-cancer drug performing Western blot analysis। इस तरह के क्वेश्चन काफी कॉमनली देखने को मिलते हैं एग्जाम में, जिनमें वो एंटी कैंसर ड्रग को टेस्ट कर रहे हैं और डाटा तुम्हारे सामने रखा होता है। भाई इन डाटा को सॉल्व करने के लिए तुम्हारी बैकग्राउंड नॉलेज जरूर चाहिए। बैकग्राउंड नॉलेज अबाउट रेगुलेटर्स ऑफ सेल साइकिल, रेगुलेटर्स ऑफ अपोप्टोसिस एंड रेगुलेटर्स ऑफ सेल इनहिबिशंस। तो अगर हमें ये सब पता है तो हमारे लिए काम आसान रहता है। अब जैसे इन्होंने बताया, मतलब सबसे जो कॉमन सबको पता होना चाहिए वो है P53। P53 में बताया कि भाई ये है एक ऑन्कोजीन या फिर ट्यूमर सप्रेसर जीन। व्हाट्सएप पे टाइप करना है क्या है, ऑन्कोजीन या ट्यूमर सप्रेसर जीन। सभी लोग देखो जरा तुम्हें कितना याद। पता है ये भी हो सकता है कि जो पहला बंदा टाइप करता हो गलत टाइप कर रहा हो और देखा देखी सब पेलना शुरू कर दें। अब मैंने कहा ऐसा हो सकता है, जरूर नहीं कि ऐसा हो भी। ओके, काफी है। ट्यूमर सप्रेसर जीन, ओके जी। चलो 8 मिनट है, अगर कॉल बीच में कट जाएगी तो पैनिक मत करना, दूसरा लिंक आ जाएगा। तो P53 एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है, और अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास दवाई ऐसी है जो एंटी कैंसर है, तो C का मतलब होता है कंट्रोल, जिसमें हमने दवाई का इस्तेमाल नहीं किया, और T का मतलब है ट्रीटेड, जहां पर हमने दवाई दी। तो दवाई देने पर वो प्रोटीन्स की मात्रा बढ़नी चाहिए जो कैंसर को रोकते हो, और वो प्रोटीन की मात्रा घटनी चाहिए जो कैंसर को बढ़ावा देते हो। और P53 कहता है कि भाई मैं तो कैंसर को मारता हूं। तो यानी कि ट्रीटेड में
P53 की मात्रा बड़ी मिलनी चाहिए मुझे ट्रीटेड में। तो यहां मेरे पास ये 3 ऑप्शन ऐसे हैं जहां पर P53 एज कंपेयर टू कंट्रोल बढ़ गया। तो अब ये वाला तो भूल ही जाओ सेकंड। अब आती है बात साइक्लिन डी की। साइक्लिन D1 सेल साइकिल का प्रोटीन है और ये बोलता है सेल डिवाइड करो। सेल डिवाइड करो का मतलब है कि ये कहना चाहता है कि जब मैं बनूंगा तो सेल विल प्रोग्रेस फॉर डिवीजन। और कैंसर सेल में ऐसे प्रोटीन्स की मात्रा बड़ी होती है, तो ट्रीटमेंट देने पर सेल के डिवीजन को एनहांस करने वाले कम होने चाहिए। तो पहले वाले में ऐसा नहीं है, तो पहला ऑप्शन भी खत्म हो गया। थर्ड ऑप्शन में ऐसा है कि कंट्रोल में ज्यादा था और फिर दवाई देने पर इसकी मात्रा कम हो गई। और लास्ट फोर्थ ऑप्शन में भी ऐसा ही है। अब आती है बात क्लीव्ड पार्प की। क्लीव्ड पार्प ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अपोप्टोसिस की स्टोरी में। जब माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम सी बाहर निकलता है तो साइटोक्रोम सी और एपफ1 ये बाइंड करके कास्पेज 9 के साथ मिलकर के अपोप्टोजोम बनते हैं। और अपोप्टोजोम अब और कास्पेज 3 को एक्टिवेट करता है। कास्पेज 3 जैसे कि नाम है, सारे कास्पेज फैमिली प्रोटीएज एंजाइम्स की है। ये टारगेट प्रोटीन जिनको पहचानते हैं कट करते हैं और ये पार्प नाम के एक एक्टिव प्रोटीन को काट करके उसे इनएक्टिव कर देता है। और जैसे ही पार्प इनएक्टिव होगा तो अपोप्टोसिस इंड्यूस होगी। तो क्लीव्ड पार्प का मतलब है कि भाई अपोप्टोसिस होगी। तो फिर जब हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो क्लीव्ड पार्प की मात्रा बड़ी होनी चाहिए। तो ये आपके ऑप्शन नंबर 3 में तो है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में नहीं है, तो 4 भी कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली सोनिक हेजहॉग प्रोटीन, ये प्रोटीन भी सेल के ग्रोथ को प्रमोट कराने वाले होते हैं, सेल डिवीजन को। तो इनकी मात्रा भी कमी होनी चाहिए, जो कि इस ऑप्शन के अंदर अवेलेबल था। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 था आंसर। लेकिन अगेन इन सब चीजों के बारे में ज्ञान होना अनिवार्य है, वरना आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते। और इसीलिए शायद कंफ्यूजन भी रहा और कुछ लोगों को याद भी था आंसर कि भाई इस क्वेश्चन में जिसमें ये वाला ग्राफ है उसका आंसर ये है। और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें पता होगा, नो डाउट। Following are the list of pathogens and the unique mechanism they employ for invading the immune response. पैथोजन तो बहुत सारे हैं, हर एक का तो जिक्र नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन कुछ एक का जिक्र जरूर करेंगे जो क्वेश्चन के अंदर आएगा। Which of the following is the correct match between the organism and their respective mechanism to evade immune responses? देखिए, पैथोजेंस और ह्यूमंस हम तो बहुत सेल्फिश हैं, अपनी बात करते हैं, वरना तो भैंस के पास भी इम्यून सिस्टम है, बंदर के पास भी है, कुत्ते बिल्ली के पास भी है, बट वी डोंट केयर अबाउट देम, वी केयर अबाउट आवरसेल्फ। तो जनरली जब हम लोग बीमारी की बात करें तो हमें अपनी बीमारी से मतलब है ज्यादा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जब हमारा इम्यून सिस्टम बीमारी से लड़ने के लिए कुछ सिस्टम इवॉल्व करता है, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर जो पैथोजेंस होते हैं, इन्होंने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। तू डाल डाल मैं पात पात वाली तर्ज पर इवोल्यूशन चला है कि जब कभी दो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरलिंक्ड है किसी भी रिलेशन में, चाहे वो होस्ट पैरासाइट का रिलेशन हो, चाहे वो सिम्बायोटिक हो, चाहे वो कमेंसलिज्म हो, अगर दो ऑर्गेनिज्म आपस में रिलेटेड हैं तो एक ने इवॉल्व किया तो दूसरा भी इवॉल्व हुआ, मजबूरी में पड़ करके या जानबूझ करके। तो डिफरेंट तरह के पैथोजेंस जो लंबे टाइम से हमारे साथ चले आ रहे हैं, इन पैथोजेंस ने भी हमारे इम्यून सिस्टम से बचने के अलग अलग रास्ते अपना रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे फेमस है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, मलेरिया का पैरासाइट, और ये हमारी बॉडी के अंदर कम से कम 2 बार रूप बदलता है। लीवर में किसी और रूप में, आरबीसी के अंदर किसी और रूप में, और मच्छर में किसी और रूप में। तो इसके पास एबिलिटी है अपनी बॉडी की डिफरेंट फॉर्म्स को चेंज करने की, और इसीलिए प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम मलेरिया आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री की तरह हमारे सामने खड़ा है। इतना आसान नहीं है मारना प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम को। और यह भी याद रखना कि जिन बीमारियों के सामने हम अक्सर घुटने टिकाए रहते हैं, ये सारे पॉजिटिव एजेंट्स या तो वायरस हैं या फिर ये यूकैरियोटिक ओरिजिन के हैं। क्योंकि हमारी बॉडी भी यूकैरियोट है, तो हमारी बॉडी में कोई ऐसा केमिकल दवाई डालना जो सेलेक्टिवली किसी यूकैरियोट को मारती है तो हमें मारेगी पक्का। डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है।
तो फिर हमें उस पैथोजन के बारे में कुछ ऐसा पता होना चाहिए जो हमारे सिस्टम में नहीं पाया जाता। खैर, प्लाज्मोडियम के पास जो एबिलिटी है वो है कैपेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूअली अंडरगोइंग मैच्योरेशनल चेंजेस, जिसमें अपने डिफरेंट फॉर्म्स चेंज करता रहता है और फॉर्म चेंज करते करते उसके सर्फेस के मॉलिक्यूल बदल रहे हैं। ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी, ये भी बड़ा फेमस है, खास तौर से अपने सरफेस पर पाए जाने वाले वेरिएबल ग्लाइकोप्रोटीन्स को चेंज करके, वीएसजी, बार बार अपने सरफेस पर पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट चेंज करता रहता है और इम्यून सिस्टम इसे पहचान नहीं पा रहा, कंफ्यूज है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हालांकि ये बैक्टीरिया है, बट अगर इन्फ्लुएंजा की बात करो तो ये भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। और हेमाग्लूटिनिन और नीरामिनिडेज, पता है मुझे ये भी डाउट है कि शायद ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होना भी नहीं चाहिए था, इससे इन्फ्लुएंजा वायरस ही होना चाहिए था कार्य में। हीमोग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज ग्लाइकोप्रोटीन्स, इनके बदलाव इसके अंदर लेके आते हैं। तो इस वाले टेबल में तो खैर सबके सामने करेक्ट रखे हुए थे, जस्ट टेस्ट कर रहे थे तुम्हें पता है या नहीं पता, तो बहुत लोगों को चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं था। जो जानकारी क्वेश्चन में मिल रही है उसे लेते जाओ ताकि आगे चल के काम बन सके। अब आया डाटा, जो इस तरह के डाटा होते हैं जिसमें कोई बैकग्राउंड अलग से इंफॉर्मेशन नहीं मांग रखी, केवल एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन किया है, एक्स प्रोटीन वाई प्रोटीन, इन्हें करना आसान है। दो स्टीरॉयड हार्मोन्स के रिसेप्टर्स एक्स एंड वाई, इनके पास लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन है अपने अपने हार्मोन से बाइंड करने के लिए। हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, हमने हाइब्रिड एच बनाया। एच रिसेप्टर ऐसा है कि इसके पास लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन तो एक्स का है। अगर मैं कहूं कि दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई रिसेप्टर, और जो एलबीडी है, एलबीडी मतलब लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, ये ऊपर वाला पार्ट है, तो एक्स का लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन और वाई का डीएनए बाइंडिंग डोमेन, नीचे वाला पार्ट को हम लोग डीबीडी कहते हैं, डीबीडी, डीएनए बाइंडिंग डोमेन। तो ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ये हाइब्रिड है एच, जो रिसेप्टर हमने बनाया। अब सभी को हार्मोन के साथ में रिएक्ट कराया गया, एच एक्स के साथ या वाई के साथ, और ये भी माना जा रहा है कि क्रॉस रिएक्टिविटी नहीं है। क्रॉस रिएक्टिविटी का मतलब ये है कि एक्स का एक्स हार्मोन केवल एक्स रिसेप्टर से बाइंड करेगा, वाई से नहीं करेगा। Which one of the following graph best represent the receptors? अब अगर मैं एक्स हार्मोन देता हूं तो कौन कौन रिस्पॉन्ड करेंगे? एक तो ये रिस्पॉन्ड करेगा जिसके पास एक्स का लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन है और एक्स का ही डीएनए बाइंडिंग डोमेन, ये रिस्पॉन्स कर सकता है क्योंकि एक्स उसके लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन से बाइंड करेगा। और दूसरा एच भी रिस्पॉन्ड करेगा क्योंकि एच के पास भी जो लाइगेंड से बाइंड करने का डोमेन है वो एक्स के लिए है, एक्स पहचानेगा, वहां बाइंड करेगा, और यहां भी रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा मुझे। ओके फाइन, तो हम लोग ये समझ रहे थे कि अगर मैं एक्स हार्मोन दूं तो एक्स हार्मोन के बाइंड करने की एबिलिटी एक्स के रिसेप्टर के साथ है और हाइब्रिड वाले के साथ है, वाई के साथ नहीं है। तो हमें कायदे में रिसेप्टर लाइगेंड बाइंडिंग परसेंटेज वाली कहानी में जब भी मैं एक्स हार्मोन डालूं तो मुझे एक्स वाला बार और एच वाला बार मुझे उठा हुआ मिलना चाहिए। तो यहां तो ऐसा नहीं है, और यहां भी ऐसा नहीं है, और यहां पर है कि यहां पर दोनों हाई हैं। और जब मैं हार्मोन वाई डाल रहा हूं तो वाई तो केवल अपने आप से बाइंड कर सकता है अपने वाले रिसेप्टर से, वो ना तो एक्स से बाइंड कर सकता और ना हाइब्रिड से। तो मुझे वहां पर उन दोनों के लेवल नीचे मिलने चाहिए और वाई वाले का ऊपर। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर था वो नंबर 3 था, जो काफी सारे लोगों ने नहीं किया, सॉरी कर लिया, जिन्होंने नहीं किया वो समझ गए होंगे अब तक। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 30 की। प्रोटीन एक्स इज केप्ट इन एक्टिव स्टेट इन साइटोसोल एज कॉम्प्लेक्स्ड विद प्रोटीन एक्स। तो चलो ये जो अगेन जैसे मैंने कहा कि जिन स्टोरीज में प्रोटीन एक्स दे रखा है, कोई वाई दे रखा है, किसी का नाम नहीं दे रखा, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये सॉल्व हो सकते हैं, बशर्ते कि आप डाटा को मिस ना कर जाओ। तो इसलिए
हर लाइन को डायग्राम में कन्वर्ट करना जरूरी है। पहला लाइन बोलता है कि प्रोटीन एक्स को इनएक्टिव स्टेट में साइटोसोल में रखा जाता है एज कॉम्प्लेक्स विद प्रोटीन वाई। तो डायग्राम का पहला पार्ट, साइटोसोल में रोकना चीज को मुझे, तो हम लोग एक न्यूक्लियस बना लेते हैं। ये हमारा न्यूक्लियर सिस्टम, ये मेरा डीएनए, क्योंकि जिस प्रोटीन को न्यूक्लियस के अंदर जाना हो पक्का वो डीएनए से बाइंड करने वाली कहानी होगी इसके अंदर। और अब कहा इन्होंने कि प्रोटीन एक्स, इसको प्रोटीन वाई ने चिपका के रोका हुआ है और ये जा नहीं सकता न्यूक्लियस के अंदर। ये थी मेरी लाइन नंबर 1। द प्रोटीन एक्स इज केप्ट इन एक्टिव स्टेट इन साइटोसोल एज कॉम्प्लेक्स विद प्रोटीन वाई, लेकिन अंडर सर्टेन स्ट्रेस स्टिमुलाई वाई गेट फॉस्फोरिलेटेड रिजल्टिंग इन अ प्रोटेसोमल डिग्रेडेशन। कुछ स्ट्रेस का फैक्टर आया तो वाई के ऊपर पहले तो फॉस्फेट लगेगा और फिर ये डिग्रेड हो जाएगा। तो नतीजा जो आपका एक्स है अब वो आजाद है। एक्स बिकम्स फ्री, translocate to the nucleus and resulted in the transcription of a gene that causes cell death by apoptosis। ये अंदर जाएगा, डीएनए से बाइंड करेगा, जीन ऑन होंगी और अल्टीमेटली इन जीन से बनने वाले प्रोटीन सेल में अपॉप्टोसिस कॉज कर देंगे। स्ट्रेस स्टिमुलाई वर गिवन टू फॉलोइंग 4 डिफरेंट केसेस। अब 4 डिफरेंट केसेस इन्होंने ले रखे हैं और इनको स्ट्रेस दिया गया है। तो अगर स्ट्रेस दिया है तो अंडर आइडियल कंडीशन अपॉप्टोसिस होना चाहिए। अब देखते हैं केसेस क्या है। केस ए कह रहा है कि प्रोटीन वाई के पास एक ऐसा म्यूटेशन है दैट फॉस्फोरिलेशन लीडिंग टू प्रोटेसोमल डिग्रेडेशन डज नॉट अकर। तो यानी कि केस नंबर ए कहता है कि केस नंबर ए में वाई का प्रोटेसोमल डिग्रेडेशन नहीं हो सकता, और अगर नहीं हो सकता तो वो कभी एक्स को छोड़ेगा नहीं, एक्स अंदर जाएगा नहीं और अपॉप्टोसिस होगा नहीं। तो इसका मतलब अपॉप्टोसिस का रेट जो कि आपके ग्राफ में दिया गया है परसेंटेज, तो ए का ग्राफ उठना नहीं चाहिए। ए केस का, ए केस में आपको अपॉप्टोसिस नहीं मिलना चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन जो है उसमें तो ऐसा कर रखा है इन्होंने, लेकिन दूसरे ऑप्शन में अपॉप्टोसिस बढ़ा रखा है, गलत। तीसरे में ठीक कर रखा है और चौथे में भी ठीक कर रखा है। केस नंबर बी, cells are transfected with a gene which encodes for the protein L that inhibit the translocation of protein Y to the nucleus। अब यहां बड़ा लोचा है यार। देखो गलतियां किसी से भी हो जाती हैं और ये डबल चेक करके बता रहा हूं कि जो ये Y लिखा हुआ है ये नेट के एग्जाम में भी Y ही था, लेकिन ये मिसप्रिंट है। इस पूरे डायग्राम के अकॉर्डिंग Y को तो कभी न्यूक्लियस में जाना ही नहीं था। तो अगर Y को जाना नहीं था तो उसके ट्रांसलोकेशन को ब्लॉक करने से मुझे क्या मिलने वाला है? तो इसलिए मतलब अगर मैं एक L प्रोटीन को बना रहा हूं जो Y को अंदर जाने से रोक सकता है, जो कहानी ही नहीं है, तो L के होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, मुझे तो अपॉप्टोसिस मिलना चाहिए था। तो इसलिए सारे क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद में जो हमें समझ में आया वो ये कि ये प्रोटीन एक्स नहीं है, टाइपोग्राफिकल एरर है, दिस शुड बी प्रोटीन जेड। और फिलहाल हम इसे प्रोटीन जेड ही कंसिडर कर रहे हैं, सॉरी प्रोटीन एक्स। तो जो एल प्रोटीन है वो प्रोटीन एक्स से बाइंड करेगा, उसे न्यूक्लियस में ट्रांसलोकेट नहीं करने देगा, और अगर न्यूक्लियस में एक्स जा नहीं पाएगा तो अपॉप्टोसिस नहीं होगा। तो बी का ग्राफ भी मुझे डाउन ही मिलना चाहिए, जो मेरे ऑप्शन नंबर 1 में है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 में है, 3 में है, सॉरी 1 में है और 4 में है। तो मेरा जो ऑप्शन नंबर 3 था वो भी गया। केस सी है, सेल्स आर ट्रांसफेक्टेड ओनली विद द एम्प्टी वेक्टर यूज्ड टू ट्रांसफेक्ट द जीन ऑफ प्रोटीन एल। एक ऐसी सेल नहीं है जिनमें हमने केवल खाली वेक्टर डाला है, कुछ है ही नहीं, मतलब ये इक्विवेलेंट टू वाइल्ड टाइप है। और अगर ये वाइल्ड टाइप है तो सिस्टम अपने तरीके से काम कर रहा है। स्ट्रेस पड़ने पर वाई का फॉस्फोराइलेशन होगा, वाई का डिग्रेडेशन होगा, एक्स विल गो टू द न्यूक्लियस एंड विल कॉज अपॉप्टोसिस। तो फिर मुझे यहां बार ऊंचा मिलना चाहिए सी में अपॉप्टोसिस का, जो मुझे यहां मिल रहा है और मुझे यहां भी मिल रहा है। केस नंबर डी,
सेल्स को ट्रीट किया गया है जेड वेड एफएम के, और ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कास्पेज इनहिबिटर है। अपोप्टोसिस में आप जानते हो कास्पेज ही तो हैं असली की अपोप्टोसिस करने वाले, और अगर आप इनहिबिटर डालोगे तो अपोप्टोसिस नहीं होगा। तो फिर डी में अपोप्टोसिस नहीं होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में था, लेकिन यहां पर दिखा रखा है तो ये भी गया, इसलिए इसका था आंसर नंबर 1 करेक्ट आंसर। अब ये और ये लोग इस क्वेश्चन को इसलिए नहीं कर पाए, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इनमें से भी काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस डाटा को एनालाइज नहीं किया, डाटा को डायग्राम में कन्वर्ट नहीं किया। अगर तुम नोटिस करो तो यहां पर कोई बड़ी इंफॉर्मेशन प्रीवियस रिक्वायर्ड नहीं थी, केवल डाटा को समझना था, डायग्राम का रूप देना था, और आंसर आपके सामने था। क्वेश्चन नंबर 31, apoptosis during early development is essential for proper formation of different structures, जिसमें C elegans की बात कर रहे हैं। apoptosis is accentuated by SAD3 SAD4 genes, which in turn negative regulated by SAD9 and eventually EGL1. When compared to mammals, functionally similar homologs has been identified. Accordingly, which one of the following statement is not correct? अच्छी टेक्स्ट बुक जैसे कि लॉर्डिश है, जैसे कि अल्बर्ट ब्रूसबी, सभी में इस बात को ध्यान दिया गया है कि एपोप्टोसिस की डिस्कवरी सी एलिगेंस में हुई थी, और सी एलिगेंस में जो प्रोटीन शुरुआत में डिस्कवर किए गए थे उनके अपने नाम रखे गए एज पर द साइंटिस्ट की विश जिसने उनको डिस्कवर किया। फिर पाया गया कि ऐसी ही मशीन यूकैरियोट्स में भी है, मैमल्स में भी है, ड्रोसोफिला में भी है, बाकी जो है, और फिर उनके काउंटर पार्ट ढूंढे गए। आज हम जानते हैं कि सभी में एक जैसे मॉलिक्यूल्स हैं मोरलेस, बस नाम लोगों ने अलग अलग रखे हुए हैं। तो ये जो डायग्राम है इसमें कलर कोड जो हो रखा है वो इक्विवेलेंट्स के लिए है, जैसे कि EGL1 जो सी एलिगेंस में है, मैमल्स में ये आपकी BCL2 फैमिली के बिड बैक्स वगैरह हैं। SAD9 ये टिपिकल BCL2 के इक्विवेलेंट है। SAD4 ये आपके एपफ1 के इक्विवेलेंट है। SAD3 आपके कास्पेस 9 या कास्पेस 3 के इक्विवेलेंट है। तो अब हमें मैच करने के लिए कहा गया था, और हमसे कहा गया था कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो SAD4 रिजेंबल एपफ1, तो SAD4 एपफ1 येलो येलो, नॉट डर्टी फेलो बट ट्रू। SAD9 BCLXL, BCLXL जो है BCL2 फैमिली के मेंबर है, तो SAD9 और BCL2 आपको BCL फैमिली के मेंबर्स का पता होना चाहिए पूरा ढंग से, एंटी अपोप्टोटिक भी और प्रो अपोप्टोटिक भी, क्योंकि BCL2 फैमिली में दोनों तरह के मेंबर हैं, कुछ अपोप्टोसिस करवाते हैं और कुछ रुकवाते हैं। BCLXL ये क्या करता है खास तौर से, बैड क्या करता है, बिड बिम, नॉक्सा प्यूमा, इन सब के फंक्शन पता होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट इस सेंस में क्या प्रोड्यूस कराते हैं या नहीं कराते, स्मैक, डायब्लो, एनीवे। तो ये भी ट्रू था, कास्पेस 3 रिजेंबल करता है कास्पेस SAD3 रिजेंबल करता है कास्पेस 9 को। असल में SAD3 रिजेंबल करता है कास्पेस 9 को भी और कास्पेस 3 को भी। लास्ट ऑप्शन था SAD4 रिजेंबल करता है कास्पेस 9 को, बट SAD4 तो अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह है, इट्स नॉट अ कास्पेस, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 था जो उसका मिसमैच था, जो कि इस क्वेश्चन के लिए ट्रू आंसर था। अब ये आप लोगों की गलती नहीं है कि अगर आप लोग ये पहचान नहीं पा रहे हो, क्योंकि जनरली लोग बाग एपोप्टोसिस में केवल इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे पढ़ करके कहानी को समझते हैं कि हमने कर लिया, लेकिन इतनी स्टोरी नहीं है एपोप्टोसिस की। एपोप्टोसिस में आपको एक तो सी एलिगेंस और मैमल्स के बीच की जो सिमिलरिटीज हैं उनका पता होना चाहिए, और साथ में जो एक्स्ट्रा पता होना चाहिए एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स। BCL2 फैमिली, BCL2 फैमिली में भी 3 क्लासेस हैं, उन तीनों क्लासेस के एग्जाम्पल्स कौन कौन से एपोप्टोसिस करने वाले हैं, किस किस में कौन कौन से डोमेन मिलते हैं, BH123 वगैरह जो है स्टोरी, इस तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में उस लेवल तक के क्वेश्चन आए हुए हैं एपोप्टोसिस में, और इस बार भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक क्वेश्चन एपोप्टोसिस का।
क्वेश्चन नंबर 32, ये बहुत पसंद है मुझे खास तौर से क्योंकि इम्यूनोलॉजी की फाउंडेशन में से एक है, बीसीआर एंड टीसीआर। बी सेल बोन मैरो में मैच्योर होती हैं और जब मैच्योर होकर के वो बाहर आती हैं तो उनके सरफेस पर एक एंटीबॉडी लगा होता है। ये जो मैं बात बोल रहा हूं ये गलत है टेक्निकली। एक बी सेल के ऊपर हजारों डिफरेंट एंटीबॉडी लगे हो सकते हैं, बट क्लासेस या तो डी होगी या एम होंगी या दोनों हो सकती हैं, आईजीएम या आईजीडी। लेकिन ये सब मेम्ब्रेन बाउंड है। अब जो मैं लाइन बोल रहा हूं उसका ध्यान रखना। ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज हैं इनका एक्सोप्लाज्मिक डोमेन तो अच्छा खासा बड़ा है पूरा एंटीबॉडी, लेकिन जब एनालाइज किया गया तो साइटोप्लाज्मिक डोमेन इनका बहुत पिद्दा सा है। साइटोप्लाज्मिक डोमेन इतना छोटा होता है इनका कि शुरुआत के साइंटिस्टों को ही समझ में आ गया था कि कम से कम ये जो मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी है रिसेप्टर तो है, लेकिन ये सेल के अंदर सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को इनिशिएट नहीं कर सकता, कुछ और भी होना चाहिए साथ में। और डिस्कवरी करने पर उन्हें मिले आईजी अल्फा आईजी बीटा, जिनके साइटोप्लाज्मिक डोमेन तो एक्सोप्लाज्मिक डोमेन बहुत छोटे से हैं, लेकिन साइटोप्लाज्मिक डोमेन में आईटेम नाम के मोटिफ्स पाए जाते हैं। तो असल में जब एंटीजन बाइंड करता है आपके बीसीआर से तो कन्फर्मेशन के बदलाव को आईजी अल्फा बीटा पहचानता है और आईटेम से अंदर सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे इनिशिएट होती है जो न्यूक्लियस तक मैसेज पहुंचाती है कि भाई इस वाली बी सेल ने एंटीजन पकड़ लिया, दे दो प्राइज इसे। जो बी सेल एंटीजन पकड़ लेती है उस बी सेल का प्राइज है लिव, डिवाइड, और वो बहुत तेज से प्रोलिफरेट करना शुरू कर देती है और डिवाइड करना शुरू कर देती है। आप जानते हो कि माइटोसिस में डिवीजन के बाद में दो आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं। तो जो ये बी सेल डिवाइड करना शुरू किया इसी का ऐसी और बी सेल बनती जाती हैं, इसी को बोलते हैं क्लोनल सिलेक्शन। सिमिलरली जो आपका टीसीआर है, टी सेल रिसेप्टर, वहां भी टीसीआर जिसमें अल्फा और बीटा की दो चेन है। एक टीसीआर आपके एफएबी फ्रेगमेंट जितना बड़ा होता है और स्ट्रक्चरली भी वैसा ही होता है, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल रीजन। यहां इन दोनों के बीच में एक जीटा फाइल्स और अगल बगल में एप्सिलॉन डेल्टा गामा एप्सिलॉन की पेप्टाइड्स। ये सारे जो डिफरेंट पेप्टाइड्स हैं अदर देन अल्फा बीटा, इन सबको मिलाकर के हम CD3 कहते हैं। तो जो काम आईजी अल्फा बीटा करता है एंटीबॉडी वाले केसेस में बीसीआर में, वही काम CD3 कॉम्प्लेक्स करता है आपके टीसीआर में। एंटीजन को पकड़ा टीसीआर ने, पहचान लिया CD3 कॉम्प्लेक्स ने और अंदर सिग्नल इनिशिएट कर दिया। यहां भी आई टाइम की तरह के मोटिव्स पाए जाते हैं साइटोप्लाज्मिक डोमेन में। अब इनके बारे में कुछ सवाल दे रखे थे और कुछ बातें बोली हुई, तो पूछा था कि ट्रू कौन सा नहीं है। टीसीआर एक मेम्ब्रेन बाउंड है एंड डज नॉट अपीयर एज सोल्यूबल फॉर्म एज डज द बीसीआर। टीसीआर हमेशा मेम्ब्रेन बाउंड ही रहते हैं, चाहे सेल एक्टिव हो जाए चाहे एक्टिव ना हो। लेकिन बीसीआर में पाए जाने वाले एंटीबॉडी, खासतौर से आईजीएम, अगर सेल एक्टिवेट हो गई तो वो सीक्रेटरी फॉर्म में आ सकते हैं। अल्टरनेट स्प्लाइसिंग एक कारण है उसका, लेकिन असल में उसे बोलते हैं हम क्लास स्विचिंग। तो ऑप्शन नंबर 1 इज ट्रू। ऑप्शन नंबर 2 है अनलाइक बीसीआर, most of the TCR are not specific for antigen alone but for the antigen combined with MSC। जो बीसीआर में एंटीबॉडीज हैं, अगर सोल्यूबल अकेला एंटीजन भी आया तो उस एंटीजन से बाइंड करने की कैपेसिटी है उनमें, पहचान सकते हैं उसको ये। लेकिन टीसीआर में अकेले एंटीजन को पहचानने की एबिलिटी नहीं होती, वो तो केवल उन एंटीजन से चिपक सकता है जिन्हें एमएससी ने पकड़ रखा है, और ये भी ट्रू है। टीसीआर अकेला एंटीजन नहीं पकड़ सकता। थर्ड है, इन ऑर्डर टू एक्टिवेट सिग्नल ट्रांसडक्शन बीसीआर एसोसिएट इटसेल्फ विद आईजी अल्फा बीटा और टीसीआर एसोसिएट करता है CD3, जो हम लोग जान चुके हैं। एंटीजन बाइंडिंग इंटरेक्शन ऑफ बीसीआर इज मच वीकर देन टीसीआर, ये बात गलत है, क्योंकि वो सोल्यूबल एंटीजन से भी बाइंड कर सकता है। तो ये भी इंडिकेशन अपने आप में कि उसकी एफिनिटी स्ट्रांग है एंटीजन्स के लिए। बीसीआर या एंटीबॉडीज बड़े आराम से अकेले ताकत के साथ एंटीजन से चिपक सकते हैं, इंटरेक्शन नॉन कोवेलेंट ही होगा। आपको यही पता होना चाहिए कि हार्मोन और रिसेप्टर का इंटरेक्शन, एंजाइम सबस्ट्रेट का इंटरेक्शन, टीसीआर
एंटीजन का, एंटीबॉडी एंटीजन का, एमएससी एंटीजन का। इन सब इंट्रैक्शंस में से सबसे पावरफुल इंट्रैक्शंस विद द लोवेस्ट केएम वैल्यूज कौन से होते हैं और सबसे कमजोर इंट्रैक्शन कौन से होते हैं? जैसे इस क्वेश्चन में मोर और लेस ये पॉइंट इस्तेमाल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 ये है, इन अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन टाइप ए डोनर ब्लड इज गिवन टू अ रेसिपिएंट हैविंग टाइप बी ब्लड। रेड ब्लड सेल्स आरबीसी ऑफ डोनर ब्लड वुड एग्लूटिनेट बट द रेसिपिएंट आरबीसी वुड बी लीस्ट अफेक्टेड। हमने क्या किया कि एक बंदे को गलत खून चढ़ा दिया, ए ब्लड ग्रुप वाले से खून लिया और बी वाले को चढ़ा दिया। अब जो रेड ब्लड सेल्स हैं डोनर की, ए ब्लड ग्रुप वाले की, ये एग्लूटिनेट कर सकती हैं, लेकिन जो होस्ट की आरबीसी है जिसमें चढ़ाया गया है ब्लड, उसकी आरबीसी भी ये काम कर सकती है लेकिन करती नहीं है। तो पॉसिबल रीजन क्या हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, एग्लूटिनेंस। अब मेरा क्वेश्चन ये भी है कि क्या आपको ये टर्म्स क्लियर हैं? मुझे डाउट था कि टर्म्स क्लियर नहीं होंगी, इसलिए मैं इन टर्म्स को भी समझा रहा हूं। एंटीबॉडीज को प्यार से हम बहुत बहुत नाम से जानते हैं। जैसे भाई कई बार लोग भी तो एक दूसरे को बुलाते हैं, यार ये तो बड़ा चीप है, या फिर ये बोल देते हैं कि ये तो बड़ा लीचड़ है, या फिर ये बोल देते हैं कि यार ये तो बहुत कातिल टाइप का बंदा है। हम उपनाम देते हैं चीजों को। तो एंटीबॉडीज को हमेशा एंटीबॉडी नहीं कहा जाता, उनकी हरकतों की वजह से कभी कभी उनके उपनाम भी दिए जाते हैं। जैसे कि ऐसे एंटीबॉडीज जो एग्लूटिनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, उन एंटीबॉडीज को एग्लूटिनिन कहा जाता है। ऐसे एंटीजेंस आरबीसी के सरफेस पर जिन्हें ये एंटीबॉडी पहचानते हैं एग्लूटिनेशन करने के लिए, उन एंटीजेंस को एग्लूटिनोजन कहा जाता है। जैसे आप जानते हो कि आईजीजी को हम लोग प्यार से कई बार न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी भी कहते हैं क्योंकि वो न्यूट्रलाइजेशन कर देता है, या इफेक्टर एंटीबॉडी भी कहते हैं क्योंकि वो इम्यून सिस्टम का सारा इफेक्ट दिखाता है। तो अब हम उसी की बात कर रहे हैं। अब एक तो है आपका इंसान, डाटा को समझने के लिए आपको फील करना बहुत जरूरी है कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। इसका ब्लड ग्रुप है बी और इसे एक छोटा सा पैकेट ए ब्लड ग्रुप का हमने चढ़ा दिया और यह कहा गया कि जो ए ब्लड ग्रुप की आरबीसी थी वो तो एग्लूटिनेट कर गई, लेकिन जो बी ब्लड ग्रुप की आरबीसी थी वो एग्लूटिनेट नहीं करी, क्योंकि ब्लड में दो चीजें हैं, आरबीसी प्लस अदर सेल्स और प्लस सीरम। सीरम में एंटीबॉडी भी है। तो जब आप किसी को ब्लड दे रहे होते हो तो आप इसको ब्लड के नाम पर सब कुछ दे रहे हो, उस दूसरे बंदे का, उस ए वाले बंदे में जो एंटीबॉडीज थे वो भी। जैसे तुम एक काम कर सकते हो मेरे कहने पे, लेकिन जो पिटाई होगी वो तुम्हारे खाते में जाएगी, मेरे ऊपर ब्लेम मत करना और ना किसी को मत बोलना कि मैंने कुछ कहा था करने के लिए। आज शाम को या जब भी, मतलब जो लोग हॉस्टल्स में रहते हैं जब अपने घर जाएंगे वापस तब, और जो अपनी फैमिलीज में रहते हैं वो ऑलरेडी, तो पहले तो बाहर जाना, देसी दारू के ठेके पे जाके एक पौवा खरीद लाना और पिताजी के सामने बैठ करके एक गिलास में करके पी जाना पौवा। व्हाट विल बी द रिएक्शन घर वालों का? भाई जो जूते तुम पे पड़ने वाले हैं ना ढंग से, मजा आएगा। हो सके तो उसका शूट भी कर लेना, मुझे देख भेज देना, मजा आएगा देखने में उसे। बट पॉइंट ये है, ऐसा क्यों हुआ भाई? अगर हम लोग अंग्रेजों को देखें तो अंग्रेज तो हर त्योहार को मनाने के लिए वाइन की बोतल लेके साथ में चलते हैं। वाइन में तो दारू है, और यकीन मानो अगर तुम कहते हो कि भाई नहीं वाइन दारू नहीं है, तो अपने घर में ले आके वाइन की बोतल पी के देख लेना। हो सकता है कुछ फैमिलीज ऐसी हो जो इस तरह की मानसिकता की ना हो, जो इस बात को हजम कर सकती हो, लेकिन हम किस परिवेश में पले बड़े हैं इस पर डिपेंड करता है कि हमारी फैमिली वैल्यूज क्या अलाउ करती हैं, क्या अलाउ नहीं करती। जहां तक मैं जानता हूं हमारे भारत में कहीं भी किसी फैमिलीज में बच्चे माँ बाप के साथ बैठ करके शराब नहीं पी सकते। कल्चर है हमारा। कुछ जगह पर है कि भाई फ्रेंडली एनवायरनमेंट दे दिया गया है, बट स्टिल हम अनकंफर्टेबल रहते हैं। तो अब मेरा सवाल यह है
जैसे हमारी जो मानसिकता होती है वो ये है कि हम बचपन से जो सीखते हुए आए हैं। अब एक छोटा सा बच्चा है, बच्चा भी नहीं है, अभी फीटस है, कुछ वीक्स का, और उसकी स्क्रीन में पहली पहली बार आरबीसी बननी शुरू हो गई है। अभी वो माँ के गर्भ में है बच्चा, फीटस। अभी तक इस बच्चे के पास कोई भी इम्यून सिस्टम की सेल नहीं है। फिर बच्चा पैदा होता है। पैदा होने के कुछ महीने बाद उसकी बोन मैरोज बी सेल्स और टी सेल्स बनाना शुरू करती हैं। जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके इमीडिएट बाद उसके पास बी सेल टी सेल की इम्यूनिटी ना के बराबर होती है, इसलिए न्यूबॉर्न बेबीज को बीमारी होने का खतरा ज्यादा होता है। लेकिन फिर कुछ हफ्तों बाद या कुछ महीनों बाद उनमें बी सेल टी सेल बनना शुरू हो जाती है। अब सोच कर देखो, इस पूरी बॉडी जो ये बच्चे की बॉडी है, इस बॉडी के अंदर बी सेल टी सेल बनी, पूरी बॉडी में घूम रही है वो, तो घूम के जो उन्हें दिख रहा है उसे वो पहचानते हैं कि भाई ये ऐसा होता है, क्योंकि उन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी। टी सेल बी सेल आपके शरीर में से बाहर निकल करके दुनिया घूम करके वापस नहीं आती शाम को, वो आपके शरीर में ही रहती हैं। और आपके शरीर में जहां भी जाओ वहां ब्लड जरूर मिलता है, ब्लड की आरबीसी। तो अगर इंसान का ब्लड ग्रुप बी था तो उसकी बी सेल्स टी सेल जानती हैं कि भाई ये जो ब्लड की सेल होती हैं इनके सरफेस पर खूब सारे कार्बोहाइड्रेट लगे हुए हैं, और लास्ट कार्बोहाइड्रेट जो है वो गैलेक्टोज है। तो इन्हें आदत पड़ी हुई है कि आरबीसी के सरफेस पर लास्ट में गैलेक्टोज पाया जाता है बी ब्लड ग्रुप वालों को। इम्यून सिस्टम में बहुत लोग ये भी समझते हैं कि इम्यून सिस्टम इस तरह का है कि एंटीजन आता है, बी सेल उसे आंखें फाड़ करके देखती हैं, हाथ से जकड़ती हैं और फिर उसको पहचान के उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बना लेती हैं। ऐसा भी नहीं है बात। एंटीबॉडी ऑलरेडी बना के रखे गए हैं। 10 की पावर 10 डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडी बनाने की एबिलिटी होती है हमारी बॉडी के अंदर, जिसे हम बोलते हैं एंटीबॉडी रिपेटर्स। तो इस बी सेल के पास भी तमाम तरह के एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट हैं विद बी सेल सरफेस। अब क्योंकि अगर ए वाली आरबीसी यहां अंदर आती है तो ए वाली आरबीसी के सरफेस पर गैलेक्टोज नहीं है, वहां पर लगे हुए हैं एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन, एक डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट। तो बी के एंटीबॉडीज कहते हैं और तेरे ये क्या है भाई, ये तो आरबीसी नहीं है, और वो उसके ऊपर बाइंड करना शुरू कर देते हैं एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन के ऊपर। एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स तैयार है आरबीसी और एंटीबॉडीज का। इस केस में आरबीसी आपका एग्लूटिनोजन है और आपका एंटीबॉडी जो है वो आपका एग्लूटिनिन है। कंप्लीमेंट्स आते हैं, सेल रप्चर करना शुरू कर देते हैं, और इसी को बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। अगर बड़ी मात्रा पर रिएक्शन हुई तो जान के लाले पड़ जाते हैं। सवाल ये था कि जब ए के ब्लड से आरबीसी यहां अंदर आई तो उसका तो बैंड बच गया, लेकिन मत भूलो ए के ब्लड में भी तो एंटीबॉडी थे, और इन एंटीबॉडीज के पास एबिलिटी थी बी को पहचानने की। तो फिर उन्होंने बी को क्यों नहीं मारा, मतलब रेसिपिएंट के ब्लड में मारकाट क्यों नहीं हुई? तो पहला जवाब जो है इसका, एग्लूटिनिन इन रेसिपिएंट्स प्लाज्मा कॉजेज एग्लूटिनेशन बाय बाइंडिंग विद टाइप ए एग्लूटिनोजेंस। तो रेसिपिएंट जो बंदा था उसके पास ऐसे एंटीबॉडी रहे होंगे जो टाइप ए आरबीसी से बाइंड कर रहे होंगे, ऐसा ही हुआ है, ट्रू। बी है एग्लूटिनिन ऑफ डोनर ब्लड, डोनर है ए ब्लड ग्रुप में जो एंटीबॉडी थे वो डाइल्यूट हो गए रेसिपिएंट के प्लाज्मा में। ये भी फैक्ट है, क्योंकि आपने एक उसे लगभग 200 ml ब्लड चढ़ाया, एक यूनिट, या फिर 400 ml, और जो रेसिपिएंट का ब्लड है वो है 5 लीटर की वॉल्यूम, उसमें डाइल्यूट हो गए वो एंटीबॉडी, इतनी बड़ी मात्रा में रहे नहीं कि वो खूब सारे मिल करके एग्लूटेशन कर सकें। तो ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है लो टाइटर ऑफ एंटी ए एग्लूटिनिन इज द कॉज ऑफ लो एग्लूटिनेशन ऑफ रेसिपिएंट आरबीसी। टाइट्रेशन मतलब टाइटर जो है एंटीबॉडीज का, ये हमेशा लगभग मोरलेस सेम रहता है। तो सी के द्वारा ये बात एक्सप्लेन नहीं होती। डी है हाई एग्लूटिनेशन ऑफ डोनर आरबीसी इज द आउटकम हाई टाइटर ऑफ एंटी बी एग्लूटिनिन। अगेन मैं बोल रहा हूं कि ब्लड्स में किसी पर्टिकुलर एंटीजन के लिए आमतौर पर टाइटर मोरलेस सेम रहता है, अनलेस अंटिल उसे कोई पहले से चैलेंज ना दिया गया हो। और जो ये केस दिया गया था कि एक इंसान को ब्लड चढ़ाया गया, उस केस में रीजन यही होते हैं कि डोनर के एंटीबॉडीज डाइल्यूट हो गए, इसलिए वो रेसिपिएंट के बी सेल पर हमला नहीं कर पाया, सॉरी आरबीसीज के ऊपर, और रेसिपिएंट के एंटीबॉडीज ऑलरेडी अपने फुल कंसंट्रेशन में है तो वो डोनर के आरबीसीज पर हमला करते हैं। ये कॉमन है। तो उसका आंसर था नंबर 4, सी एंड डी। अब सवाल ये उठता है कि मैंने इस क्वेश्चन पे इतना टाइम क्यों लिया?
एग्जाम आएगा तो मालूम पड़ेगा। खैर ज़्यादातर लोगों को तो नहीं, बट फिर भी काफ़ी को आइडिया था। क्वेश्चन नंबर 30, ओके, ज़्यादातर लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। क्वेश्चन नंबर 34, गिवन बिलो आर सम पैथोजेंस एंड डिजीज ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स, विच द फॉलोइंग इज द मैच बिटवीन द पैथोजेंस एंड द डिजीज। बॉटनी वालों को बॉटनी डिजीज दिखाई देंगे, जूलॉजी वालों को जूलॉजी की। हम जैसे लोग जो ना बॉटनी के ना जूलॉजी के, हमें कोई डिजीज दिखती नहीं है, क्या करें यार, मजबूरी है। बट फिर भी बॉडी टाला परस्यूसिस हमने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हुए कई बार नाम सुना है, बोरेलिया, और ये दो नाम कॉमन है हमारे लिए, और हमें इनसे क्लू मिल सकता है थोड़ा बहुत। बीमारी के नाम पर मेरे पास है वूपिंग कफ इन ह्यूमंस, और ह्यूमंस के अलावा एक है लाइम डिजीज इन ह्यूमंस। तो हम अगर इन आंसर्स को फोकस करें, वूपिंग कफ के लिए काफ़ी सारे एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनमें से एक का नाम है बॉर्डिटेला परट्यूसिस। तो ए का 4 मेरे पास दो ऑप्शन में है। सिमिलरली मेरे पास जो बीमारी है लाइम डिजीज, इसके लिए बोरेलिया। अब प्लांट की बीमारियों का भी पता होना जरूरी है, तो इस केस में आपको पता रहना चाहिए कि टिलेटिया इंडिका, ये कर्नल बंट ऑफ व्हीट। सिमिलरली एनाप्लाज्मा मार्गिनेल, ये हेमोलिटिक अनीमिया इन कैटल्स, और बर्कहोल्डेरिया ग्लूमिया, ये ग्रेन रोट ऑफ राइस, इनको कॉज करता है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो और वहां पर डिजीज के नाम आते हैं, तो बजाय ये सवाल करने के कि भाई इतनी सारी डिजीज कहां से याद करेंगे, एटलीस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जो वहां डिजीज के नाम याद आ गए हैं उनको तो होल्ड करो। आगे चल के जब कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो उन क्वेश्चनों में से इन्हीं में से कुछ बीमारी वापस रिपीट होंगी, और हो सकता है जो आपने यहां सीखा उसके बेस पर आप उसको सोल्व कर पाओ। हर जानकारी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35, in a signaling event, binding of an extracellular ligand activate G protein coupled receptor GPCR that eventually activate phospholipase C beta। आप जानते हो कि GPCR पाथवे से एक अकेले एडिनाइलिन साइक्लेज वाली कहानी होगी, ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारी पाथवे चलती हैं इससे, phospholipase C beta भी। Which of the following statement truly reflect the function of phospholipase C beta? अभी लास्ट किसी क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में कि phospholipase C beta कन्वर्ट PIP2 टू डायसाइल ग्लिसरॉल एंड IP3, जो कि वो सेकेंडरी मैसेंजर्स क्रिएट कर रहा था। जात्रा को आइडिया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रोटीन विद साइटोप्लाज्मिक डोमेन्स हैविंग टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी डू नॉट एक्ट एज रिसेप्टर। ये सारे के सारे जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, PDGFs और इंसुलिन, ये सब का सब RTF के थ्रू काम कर लेते हैं। ट्रांसफेरिन एक आयरन का रिसेप्टर है, सॉरी आयरन का कैरियर है, उसकी कहानी इसके साथ नहीं है, वो ट्रांसपोर्टेशन में है। तो उसके रिसेप्टर्स अलग तरह के होते हैं, और वो रिसेप्टर्स का काम होता है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस कराना, आयरन को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 का भी ज्यादा लोगों को आइडिया था। 37, which of the following is a group of signaling molecules that act as morphogens during development of an organism and its effect are mediated through the receptor PASD and its binding partner smoothened। ये क्वेश्चन दोनों जगह के लिए है, मतलब ये डेवलपमेंट बायोलॉजी के लिए भी और यहां भी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा सिग्नल मॉलिक्यूल ऐसा है इसका रिसेप्टर पैज्ड या स्मूथेंड होता है। तो पैज्ड और स्मूथेंड वाले जो रिसेप्टर्स हैं वो हैं आपके हैजहॉग के लिए। इस क्वेश्चन में मतलब जिन्होंने भी ये बातें पढ़ रखी है उन्हें हर एक का रिसेप्टर का नाम और लाइगेंड्स के 2-4 एग्जांपल याद रहने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38, जंक्शन विद टीथर साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स इनसाइड द सेल आर नोन एज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रबलसम है। असल में जब हम बारीकी से देखते हैं तो चाहे गैप जंक्शंस हो, चाहे डेस्मोसोम्स हो, चाहे एडहेरेंस हो, चाहे टाइट जंक्शन हो, चाहे चैनल फॉर्मिंग हो, चाहे सिग्नल रीडिंग जंक्शंस हो, सभी जंक्शंस का इन्वॉल्वमेंट साइटोस्केलेटल फाइबर के साथ है। बट फिर भी अगर मैं बात करूं वही वाली बात की भाई चारों के चारों आंसर हो तो मुझे बेस्ट चूज करना है, सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट और सबसे ज्यादा यूज ये एंकरिंग जंक्शन का है। तो आंसर नंबर 1 याद हो तो ये उसी टेबल से क्वेश्चन है।
Question number 39, which of the following human serum immunoglobulins takes part in classical complement fixation pathway? IgG और IgM कर लेते हैं, यहां G दे रखा है ऑप्शन में। ये टेबल एंटीबॉडी का मैं पहले भी कह चुका था, ये काफी काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 40, सेल साइकिल चेक पॉइंट्स आर सर्विलेंस मेस्ड दैट एंश्योर ऑर्डर एंड फिलिटी। सेल साइकिल में हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 41 को हम लोग ब्रेक के बाद, कम से कम आवाज तो आ रही होगी। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 41 है, इन अ टाइप ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन पाथवे ligand बाइंडिंग टू अ रिसेप्टर ट्रिगर एक्टिवेशन ऑफ अ रिसेप्टर एसोसिएटेड काइनेज। This kinase may be an intrinsic part of the receptor protein or tightly bound to the receptor. Receptor in which the tyrosine kinase is an intrinsic part of its polypeptide chain are called receptor tyrosine kinase या short form में RTK। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट RTK के बारे में इनकरेक्ट है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के बारे में? तो सभी RTK हैव 3 एसेंशियल कंपोनेंट। एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन जहां पे लिगैंड बाइंड करेगा LBD, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन और साइटोप्लाज्मिक सेगमेंट जिसके पास प्रोटीन टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होगी। तो जी सारे RTK ऐसे ही होते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन पार्ट, लिगैंड बाइंडिंग डोमेन और फिर काइनेज एक्टिविटी वाला साइटोप्लाज्मिक पार्ट। Most RTK are monomeric and ligand binding to the extracellular domains induces receptor dimer। आमतौर पे ये सब मोनोमरी रहते हैं, लेकिन जब ligand चिपक जाते हैं तब वो डायमर का फॉर्म ले लेते हैं, और डायमर बनने की वजह से ही उनका जो साइटोप्लाज्म वाला काइनेज डोमेन है वो एक्टिव हो पाता है। ऑप्शन नंबर 3 है, सभी साइटोकाइन रिसेप्टर्स RTK फैमिली को बिलोंग करते हैं। साइटोकाइन बाइंडिंग एक्टिवेट्स टायरोसिन काइनेज एंड रिसेप्टर डायमराइजेशन। ये स्टेटमेंट में लोचा आएगा। ज्यादातर साइटोकाइन के रिसेप्टर जो हैं वो जैक स्टैट फैमिली के हैं, RTK नहीं। और जैक स्टैट फैमिली में भी रिसेप्टर के साथ एसोसिएटेड काइनेज एक्टिविटी है, लेकिन वो रिसेप्टर में नहीं है, अलग है। जैसे जैक रिसेप्टर है, सॉरी जो रिसेप्टर है सबके साथ जुड़ा हुआ है जैक, और जैक के पास काइनेज एक्टिविटी होती है जो स्टैट के ऊपर फॉस्फेट लगाता है। SH2 डोमेन वाली स्टोरी है इसके अंदर। तो जो स्टेटमेंट नंबर 3 था ये फॉल्स था। लिगैंड बाइंडिंग टू RTK लीडिंग टू ऑटोफॉस्फोराइलेशन। जैसे लिगैंड बाइंड करता है RTK से ऑटोफॉस्फोराइलेशन एंड क्रिस क्रॉस फॉस्फोराइलेशन होता है साइटोप्लाज्मिक डोमेन का, और इसी की वजह से एक्टिवेशन होता है बाकी दूसरे मॉलिक्यूल्स का। स्टेटमेंट नंबर 4 करेक्ट था, और काफी लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, 2 क्लास हैं जीन की, एक है प्रोटोऑन्कोजीन और एक है ट्यूमर सप्रेसर जीन, यूजुअली कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। फॉलोइंग आर सम ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग बोथ द जीन्स। प्रोटोऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन पे भी बार बार बातें आती हैं उठ करके, क्लियर कट डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए किसे क्या होने से क्या होता है। प्रोटोऑन्कोजीन रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर बाय गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, वेयर एज ट्यूमर सप्रेसर जीन लीड्स टू कैंसर डेवलपमेंट बाय लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। ये हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं इस बात को कि प्रोटोऑन्कोजीन जब गेन ऑफ फंक्शन करती है, प्रोटीन ज्यादा बनाने लगती है, तब कैंसर होता है, और ट्यूमर सप्रेसर जीन काम ना करे तो कैंसर होता है, लॉस ऑफ फंक्शन। स्टेटमेंट नंबर 8 ट्रू है। प्रोटोऑन्कोजीन रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ कैंसर बाय लॉस ऑफ फंक्शन। तो लॉस ऑफ फंक्शन अगर करोगे प्रोटोऑन्कोजीन का तो कैंसर होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। सी है, म्यूटेशन इन बोथ द एलील ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन इज रिक्वायर्ड फॉर इंडक्शन ऑफ कैंसर, वेयर एज म्यूटेशन इन वन ऑफ द 2 एलील्स इन ट्यूमर सप्रेसर जीन इज सफिशिएंट फॉर प्रमोटिंग ट्यूमर जेनेसिस। देखिए जब हम गेन ऑफ फंक्शन की बात कर रहे होते हैं इस बात को समझना, अगर मेरे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, हम सब डिप्लॉइड्स हैं, और मेरे पास मान लीजिए P53 की 2 कॉपियां हैं दोनों क्रोमोसोम पर। अगर एक कॉपी खराब हो जाए, लॉस ऑफ फंक्शन, तो दूसरी कॉपी इसके फंक्शन को मेंटेन कर लेगी। अगर आपको ट्यूमर करना है तो ट्यूमर सप्रेसर जीन की दोनों ही कॉपीज को खराब करना जरूरी है। लेकिन अगर किसी क्रोमोसोम के ऊपर मान लीजिए कि होमोलोगस क्रोमोसोम है और यहां पर मेरे पास है साइक्लिन डी की जीन, और इनमें से एक कॉपी म्यूटेट हो गई है कि वो अब किसी रेगुलेशन में नहीं रहेगी, तो वो एक अकेली कॉपी से बनने वाला प्रोटीन भी तबाही मचाने में सक्षम है। तो ऑन्कोजीन हेट्रोजाइगोट कंडीशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं गेन ऑफ फंक्शन लेकर के। जहां भी लॉस ऑफ फंक्शन की बात आएगी तो हमेशा होमोजाइगस होना चाहिए, हेट्रोजाइगस नहीं।
ऑप्शन नंबर सी गलत है। डी है म्यूटेशन इन वन ऑफ द टू अलील्स इन प्रोटोन को जीन इज सफिशिएंट, और ट्यूमर सप्रेसर में दोनों में होना जरूरी है, तो डी स्टेटमेंट ट्रू था। तो ऑप्शन नंबर 3 है जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है। जिन्होंने ये गड़बड़ किया है वो एज्यूम नहीं कर पाए। देखो मैं बोल रहा हूं कि कैंसर को होल्ड करने के लिए सेल साइकिल, एपोप्टोसिस, ये दो बातों के कंट्रोल सिस्टम आपको ढंग से पता होना चाहिए। और आपको पता है कि भाई इस प्रोटीन के बनने से सेल डिवाइड होती है, इस प्रोटीन के बनने से सेल डिवाइड नहीं करती है। तो खुद सोच लो कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन कब होगा, जब डिवाइड करने वाला प्रोटीन ज्यादा बनेगा और डिवाइड रोकने वाला प्रोटीन नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 43, two important features which aid in the development of tumors and its metastasis are epithelial to mesenchymal transition, इसे हम लोग ETMB कहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो एपिथेलियल टू मेसेंचाइमल ट्रांजिशन है ये हमारे एम्ब्रियोज में भी देखने को मिलता है। और ट्यूमर्स का जो बुरा वर्जन है, मतलब जब वो ट्यूमर कैंसर में कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो उस टाइम मेटास्टेसिस से पहले जस्ट सेल अपना रूप बदलती हैं। और साथ में एंजियोजेनेसिस भी। एंजियोजेनेसिस है ट्यूमर के अंदर ब्लड वेसल की फॉर्मेशन। अगर ट्यूमर के अंदर ब्लड वेसल नहीं बन रही है तो ट्यूमर ग्रो नहीं करेगा, गांठ बन के रह जाएगी, कभी साइज नहीं बढ़ाएगी और नुकसान नहीं करेगी। लेकिन अगर ब्लड सप्लाई हो गई वहां स्टार्ट, तो फिर वो बहुत तेज से बढ़ेगा और फिर अल्टीमेटली वो कैंसर में कन्वर्ट होता है, मेटास्टेसिस में। अब एक स्टूडेंट टेस्ट कर रहा है 4 सेल लाइन को ये जानने के लिए कि इन्वेजिवनेस, कैंसर की सेल एक जगह से निकल दूसरी जगह जाने की एबिलिटी, प्रोलिफरेशन कैपेबिलिटी बाय चेकिंग द एक्सप्रेशन ऑफ VEGF-A, ट्विस्ट और साइक्लिन डी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इन तीनों प्रोटीन के बारे में ज्ञान होना अनिवार्य है, कम से कम 2 का तो जरूरी, VEGF और साइक्लिन डी। साइक्लिन डी आपको याद है कि साइक्लिन डी सेल साइकिल का प्रोटीन है, इसके बनने का मतलब है सेल डिवाइड करेगी। कैंसरस सेल में इसकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। VEGF ये वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर टाइप का प्रोटीन है और इसका काम है ब्लड वेसल की ग्रोथ करवाना। एंजियोजेनेसिस के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये बनना शुरू हो जाए तो ब्लड वेसल्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो मेटास्टेसिस के लिए VEGF का बढ़ना जरूरी है। Which one of the following figure is most likely to exhibit the characteristic of a highly metastatic cancer cell? अगर हम हाईली मेटास्टेटिक कैंसर सेल की बात कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा अच्छा रहेगा फिगर? तो भाई जिसमें VEGF और साइक्लिन डी की मात्रा ज्यादा होगी। और ऐसा ऑप्शन नंबर डी में है जहां दोनों की मात्रा अच्छी खासी है, जो इंडिकेट कर रही होंगी कि भाई सेल डिवाइड करेगी और साथ में मेटास्टेसिस भी। HIF आपको पता होना चाहिए, हाइपोक्सिया इंड्यूसिंग फैक्टर। आपको एंजियोजेनेसिस की पाथवे थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए कि कैसे हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी इंड्यूस करती है उन जीन्स को जो एंजियोजेनेसिस को स्टार्ट करती हैं, जैसे कि VEGF, बेसिक FGF, HGF, ये सब मिलकर के एनहांस करते हैं ब्लड वेसल्स को कि वो ब्रांचिंग करें और ट्यूमर तक अपनी ब्रांचेस फैला दें। फिर इसके बाद जब ये ETM हो जाएगा, एपिथेलियल टू मेसेंचाइमल, तो इसमें साइटोस्केलेटल को बदलाव करने वाली, इसके अलावा आपके एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को डाइजेस्ट कराने वाले मेटेलोप्रोटीज एंजाइम्स, उनकी फॉर्मेशन, और तब ये कैंसर सेल माइग्रेट करके मेटास्टेसिस करेगी। तो एज यूजुअल जानकारी कम है लोगों को। क्वेश्चन नंबर 44, सेवरल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग द ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स कैन फंक्शन एज मैट्रिक्स रिसेप्टर्स एंड कोरिसेप्टर्स। हाउएवर, the principal receptor on animal cells for binding most extracellular matrix proteins are integrins. अब which of the following statement is not true for integrin? वही जो 4 प्रोटीन का हम जिक्र कर रहे थे उसी पे के इंटीग्रिन पर सिलेक्टिव क्वेश्चन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में जो एक गड़बड़ हुई है प्रॉब्ली हमारे एंड पर, कि नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन यहां चिपक गए हैं, इस क्वेश्चन के यहां ऑप्शन ही नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन इररिलेवेंट है जब तक कि ऑप्शन साथ में ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 45 था जिसके ऑप्शनों को लोगों ने वहां टिक किया था। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, MSc, मैंने पहले भी कहा था कि ये 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड को हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो सोल्यूबल है। फर्स्ट सेकंड मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं,
फर्स्ट सभी सेल पर मिलता है और CD8 पॉजिटिव TC सेल को एंटीजन प्रेजेंट करता है। MSC2 सिर्फ एनाफेज प्रमोटिंग सॉरी APC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पर पाए जाते हैं, जैसे कि बी सेल्स, जैसे कि डेंड्रिटिक सेल्स और मैक्रोफेजेस। और ये CD4 पॉजिटिव T हेल्पर सेल्स को एंटीजन प्रेजेंट करते हैं। तो काफी सारे रीजंस हैं कि वाई एन MSC मोलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ सेल इज इंपॉर्टेंट। इनमें से कौन सा रीजन इनकरेक्ट है? टू डिस्प्ले सेल्फ क्लास 1 टू डेमोन्स्ट्रेट द सेल इज नॉर्मल एंड हेल्थी। अगर किसी को ऐसे ऑप्शनों पर डाउट होता है तो भाई अपनी बेसिक नॉलेज को दोबारा टेस्ट करो और अपने आप से सवाल करो, MSC का नाम MSC क्यों है? MSC की फुल फॉर्म है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इस प्रोटीन की डिस्कवरी की गई थी ग्राफ्ट रिजेक्शंस में। MSC ना सिर्फ एंटीजेंस को पकड़ करके प्रेजेंट कराने में भी हेल्प करता है, बल्कि ये हमारी बॉडी को समझाता भी है कि ये सेल हमारी खुद की सेल्स है। तो ये सेल्फ क्लास 1 टू डेमोन्स्ट्रेट द सेल इज नॉर्मल एंड हेल्थी, ये इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। टू डिस्प्ले फॉरेन पेप्टाइड इन क्लास 1 टू शो दैट द सेल इज इन्फेक्टेड एंड टू एंगेज द टी हेल्पर सेल्स। क्लास 1 MSC एंटीजन प्रेजेंट करते हैं और ये टी हेल्पर को नहीं, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को प्रेजेंट करते हैं, इसलिए गलत था। क्लास 1 TC को एंटीजन प्रेजेंट करता है, टी हेल्पर को प्रेजेंट करने वाले MSC2 हैं। टू डिस्प्ले अ सेल पेप्टाइड इन क्लास 1 एंड क्लास 2 टू टेस्ट डेवलपिंग टी सेल फॉर ऑटो रिएक्टिविटी। खास तौर से थाइमस में ही कुछ एरियाज हैं जहां जब आपकी टी सेल मैच्योर हो जाती हैं तो उन्हें जानबूझ करके ऐसे MSC दिखाए जाते हैं जिनके ऊपर सेल्फ एंटीजन लगे हों। जिस टी सेल ने उसे पहचान लिया है वो टी सेल मार दी जाती है, नेगेटिव सिलेक्शन, टॉलरेंस बढ़ाने के लिए। इसके अलावा टू डिस्प्ले अ सेल पेप्टाइड इन MSC पेप्टाइड इन क्लास 1 एंड क्लास 2 टू मेंटेन टॉलरेंस ऑफ टू सेल प्रोटीन। ये दोनों जो ऑप्शन नंबर 3 और 4 जो है असल में ये एक ही रोल है। एनर्जी भी कहते हैं हम लोग इसको कई बार। तो इंटरेस्टिंग बात है ना कि देखो बहुत लोगों ने तो ये ठीक कर दिया, लेकिन बहुत लोग इस बात को नहीं पकड़ पाए कि MSC1 TC का एसोसिएशन है। CD4 देखिए टी हेल्पर सेल, इस पर है CD4 और ये इंटरेक्ट करेगा MSC सेकंड के साथ लगे हुए एंटीजन से। सिमिलरली TC जिसके पास CD8 होता है, ये बाइंड करेगा उन एंटीजन से जो MSC1 के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं, क्यूबी इम्यूनोलॉजी किताब है, जेनस क्यूबी, उसमें जहां टी सेल एक्टिवेशन है वहीं पर तुम्हें डायग्राम मिल जाएगा जिसमें इम्यूनोलॉजिकल साइनेप्स दिखा रखे हैं TC और TH के। तो वहां पे ये जो प्रोटीन्स के मैंने नाम दिए हैं CD4, MSC1 बाउंड एंटीजन या फिर MSC2 बाउंड एंटीजन, इनके अलावा भी वहां काफी सारे प्रोटीन्स हो रहे हैं जैसे कि लफा, B7, CD58 या CD80। आप इसमें यह भी देख लेना कि किस किस इंटरेक्शन में कौन कौन से रिसेप्टर और को रिसेप्टर्स अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है ऑन्कोजेनिक वायरसेस कुड हैव आइदर DNA और RNA जीनोम, और नीचे कुछ ऑन्कोजेनिक वायरसेस की लिस्ट दी गई है, उनका जीनोम टाइप दिया गया है और वो कौन सा कैंसर कोज करते हैं ये भी बताया गया है, आपको मैच करना है। हेपेटाइटिस बी, एप्स्टीन बार वायरस और HTLV। तो जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि आपको इन वायरसेस की खासतौर से हेपेटाइटिस क्लास जो है उसके तो आपको जीनोम पता होना चाहिए सबके। तो हेपेटाइटिस बी, इसका जीनोम, एप्स्टीन बार वायरस का जीनोम और HTLV का जीनोम, एक तो आपको ये जीनोम सबके क्लियर होने चाहिए। मैंने एक टेबल भी दिया है साथ में, यहां बड़ा कर दिया है। HPV ये डबल स्ट्रैंड DNA, एप्स्टीन बार वायरस डबल स्ट्रैंड DNA, KSHV छोड़ दो। हेपेटाइटिस बी वायरस का डबल स्ट्रैंड DNA, हेपेटाइटिस सी वायरस का सिंगल स्ट्रैंड RNA है। दोनों की क्लास भी डिफरेंट है, नाम तो सेम है, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी, लेकिन एक हेपेडना वायरस और एक फ्लेवी वायरस है। HTLV रेट्रो वायरस है, तो इसका सिंगल स्ट्रैंड जीनोम से डबल स्ट्रैंड DNA वाली कहानी है, तो दोनों तरह के जीनोम मिलते हैं इसके। SV40 सीमेन वायरस 40, ये डबल स्ट्रैंड DNA है। तो
कॉम्बिनेशन देख करके और साथ में इस टेबल में कुछ एक की डिजीज भी दी गई हैं, जैसे कि कैपोसोपी कपोसी सार्कोमा, ये KSHV या HHV नाम का वायरस है जो कोज कर सकता है। बर्किट्स लिम्फोमा एप्स्टीन बार वायरस कोज कर सकता है। सर्विकल कैंसर HPV और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमास हेपेटाइटिस वाले वायरस कर सकते हैं। तो आपके पास जो इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन था, हेपेटाइटिस बी वायरस का जीनोम है DNA और साथ में ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कोज करता है। हो सकता है किसी ने दिमाग लड़ा करके अगर मैच किया होगा लॉजिकली हेपेट लीवर तो भी उसने पकड़ लिया होगा ए का जेड केवल एक ही ऑप्शन में है। सिमिलरली एप्स्टीन बार वायरस जिसका जीनोम DNA है और ये बीमारी कोज करता है बर्किट लिम्फोमा, और HTLV का जीनोम है RNA और ये बीमारी करता है टी सेल का ल्यूकीमिया। HTL में टी जो है वो टी सेल के बारे में ही है। 47 है वायरस अडॉप्ट डिफरेंट स्ट्रेटजी टू सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स टू द होस्ट व्हिच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो भाई वही जो कहानी मैंने पहले भी कहा था कि तू डाल में पात इवोल्यूशन है। वायरसेस से लड़ने के लिए हमारे सिस्टम ने सबसे जो बढ़िया स्ट्रेटजी बना रखी है वो ये है, एक हथियार सबके पास है, हथियार का नाम है MSC1 सभी सेल्स के पास। तो जब भी कभी कोई वायरस इन्फेक्ट करता है सेल को, चाहे वो कोई भी सेल हो, उस वायरस के अंदर बनने वाले प्रोटीन्स को MSC1 कैन रिप्रेजेंट ऑन द सरफेस, और इसी दौरान एक इंटरफेरोन्स एक्टिवेट हो सकते हैं अड़ोस पड़ोस की सेल से MSC1 को पहचान करके, और टी सेल भी एक्टिवेट करा सकती हैं। यहां तक कि मैक्रोफेज भी इंटरफेरॉन गामा बनाता है। इंटरफेरॉन गामा जो कि एक एंटी वायरल प्रोटीन है, वो सभी आसपास की सेल्स के ऊपर मैसेज देगा और उन्हें बोल देगा कि ट्रांसलेशन डाउन कर लो, MSC1 का लेवल बढ़ा लो, ताकि वायरस ज्यादा पकड़ में आए और वायरस आपकी मशीन का इस्तेमाल ना कर सके। और तो और ये इंटरफेरॉन गामा ये भी इंश्योर करता है कि अगर स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है तो सेल में एपोप्टोसिस को इंड्यूस कर दो। लेकिन फिर वायरसेस भी बड़े इंटरेस्टिंग है। वायरसेस ने भी ऐसे प्रोटीन बनाने सीख लिए हैं जो इनहिबिट कर सके इन पाथवेज को। जैसे कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो है वो CD4 पॉजिटिव टी सेल पे हमला करता है। इसने तो सेल पहचान रखी है, सेल के रिसेप्टर्स को पहचान करके। एप्स्टीन वायरस प्रोड्यूस करता है ह्यूमन IL-10 और IL-10 के रिस्पॉन्स से मिलने वाले फायदे का इस्तेमाल करता है अपने इन्फेक्शन के लिए। ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस डायरेक्ट करता है इन्फेक्शन CD8 पॉजिटिव सेल, 8 पॉजिटिव सेल्स, ये गलत है। इन्फ्लुएंजा वायरस आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एपिथेलियल सेल्स पर अटैक करता है, ना कि CD8 पॉजिटिव टी सेल में। ह्यूमन साइटोमेगलो वायरस एस्टेब्लिश कर लेता है लेटल इन्फेक्शन अपने उन प्रोटीन की वजह से बोन मैरो स्टेम सेल्स में, और ये पूरी जिंदगी आपके साथ रह सकता है। कुछ इसके स्ट्रेन्स खतरनाक है। तो जो नोट करेक्ट था वो था ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 48 है कि ट्यूमर का नोमेनक्लेचर। हालांकि ये क्वेश्चन आज के सिनेरियो में इररिलेवेंट है, क्योंकि आज हर एक टिश्यू में कब ओरिजिन हुआ, कहां से ओरिजिन हुआ, इसके बेस पर भी नाम डिफरेंशिएट कर दिए गए हैं। तो ये केवल बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, बहुत मोटा। मसल सेल्स वाले कैंसर को क्या बोलते हैं, जर्म सेल वालों क्या बोलते हैं, एपिथेलियल को क्या बोलते हैं। तो भाई जर्म सेल हमेशा याद रखना, ये टेरेटोकार्सिनोमास कहलाई जाती हैं। डेवलपमेंट वाली बात जहां भी आएगी, चाहे वो स्टेम सेल्स हो, बोन मैरो की, एम्ब्रियो की या एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हो, या वहां के जर्मलाइन सेल्स हो, तो जब भी आप डेवलपमेंटल स्टेज की बात करोगे तो टेरा वर्ड आएगा। टेराटोजन उन केमिकल्स को बोलते हैं जो डेवलपमेंटल एरर्स क्रिएट करते हैं। वायरसेस भी होते हैं उनमें एक, और ऐसे ही कैंसर हैं इन सेल्स के, टेराटोकार्सिनोमा। तो बी का डी था, और बी का डी आपके पास यहां अवेलेबल है और कहीं अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली मसल्स के जो कैंसर होते हैं उन्हें सार्कोमा कहा जाता है, मसल्स सार्क से। एपिथेलियल सेल्स के कैंसर इसको हम लोग कार्सिनोमास कहते हैं, और व्हाइट ब्लड वाले कई पिक्चर में भी तुमने सुन रखा होगा, ल्यूकीमिया। तो अगर आप क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस को पढ़ोगे तो आपको कोई ना कोई प्रीवियस इंफॉर्मेशन याद दिला देगी कि ये पॉसिबल आंसर हो सकता है, और काफी लोगों ने किया भी है, बढ़िया। क्वेश्चन 49 है कि मैनी साइटोसिस टी लिम्फोसाइट्स इनिशिएट किलिंग ऑफ द टारगेट सेल वाया डिलीवरी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कुड इंड्यूस टारगेट सेल डैमेज डायरेक्टली।
साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स को हम लोग प्यार से किलर टी सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि जिस सेल्स को ये पहचान ले कि ये सेल गड़बड़ है, फिर ये भावुक नहीं होती हैं। ये उससे बाइंड करती हैं, या तो उसमें अपोप्टोसिस शुरू कर सकती हैं फास्ट लिगेंड के थ्रू, जिसे हम एक्सट्रिंसिक पाथवे के रूप में जानते हैं। और अगर उसका टाइम नहीं है तो इनके अंदर कुछ एंजाइम्स भरे हुए हैं अपनी वेसिकल्स में, एंजाइम्स और कुछ प्रोटीन्स, जैसे कि परफोरिन, जैसे कि ग्रैंजाइम। तो जब ये पहचान लेगा कि सामने वाली सेल गड़बड़ है, तो अपने वेसिकल्स में मौजूद इन प्रोटीन्स और एंजाइम्स को ये बाहर छोड़ देगा दो सेल्स के बीच के साइनेप्स में। वहां पे जो परफोरिन्स हैं वो सामने वाले मेम्ब्रेन में चैनल्स क्रिएट कर देंगे, और उन चैनल्स के थ्रू ग्रैंजाइम्स सेल के अंदर आएंगे, और ग्रैंजाइम्स अल्टीमेटली बहुत सारे प्रोटीन्स को काटना शुरू कर देंगे, और ये इनिशिएट करवा देंगे आपकी कास्पेस पाथवे को, ताकि ये सेल अपोप्टोसिस के द्वारा मर जाए। अब एक सवाल है मेरा तुम लोगों से, जब तुम कभी इम्यूनोलॉजी में या फिर नॉर्मल डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस को पढ़ते हो, तो तुम कई बार इसे बोलते हो कि अपोप्टोसिस जो है वो सुसाइड है, सेल सुसाइड, आत्महत्या। अब जरा बताना मुझे, यहां भी अपोप्टोसिस हुआ है, तो क्या ये रियली में आत्महत्या थी? और मेरा एक सवाल ये भी है कि क्या आत्महत्या वाकई में आत्महत्या होती है? मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि किसी शेर ने आत्महत्या कर ली हो शर्म के मारे, या फिर कोई घोड़ा रेस में हार गया तो डूब के मर गया हो, या फिर कोई गधा इस बात से प्रताड़ित होकर के आत्महत्या कर बैठा हो कि लोग उसे गधा गधा कहते रहते हैं। ये हम में है ये बात। असल में जब हम आत्महत्या की बात कहते हैं तो हमारे आसपास का सिस्टम हमें मजबूर करता है, असल में सिस्टम हत्यारा होता है। आत्महत्या नाम की कोई चीज नहीं होती। जैसे आत्महत्या कहा जाता है, उसको इंड्यूस करने वाले एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, सेम वैसे से अपोप्टोसिस में। तो अपोप्टोसिस सही मायने में आत्महत्या कभी है ही नहीं। चाहे आपको टी सेल दिखाई दे या ना दिखाई दे, हमेशा अपोप्टोसिस करवाने के लिए कारक जिम्मेदार कहीं ना कहीं बाहर से आने वाले हैं। अगर कोई इंट्रूसिक पाथवे भी है जो माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट हुई है, तब भी उसके लिए इनिशिएट करने वाले फैक्टर्स कोई बाहर के एनवायरमेंट से आए थे। हो सकता है एक्सरे आई हो सकता है अल्ट्रावायलेट आया हो। खैर, तो जी ग्रैंजाइम है जो मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लाइजोजाइम कभी भूल के पिक मत कर देना। इंटरफेरॉन गामा कभी भूल के पिक मत करना, क्योंकि ये मारते नहीं हैं। ये पाथवेज इनिशिएट करते हैं जो मार सकते हैं, और लाइजोजाइम तो बिल्कुल नहीं। लाइजोजाइम सिर्फ एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करता है, लाइजोसोम के अंदर। अगर किसी ने उड़ेल भी दिया बाहर, तो बाहर तो साइटोप्लाज्मिक पीएच 7.2 है, वहां ये एंजाइम काम ही नहीं करने का। ये लाइजोसोमल एंजाइम्स के लिए था। लाइजोजाइम पेप्टाइडोग्लाइकन को ब्रेक करता है, जिसका हमारी सेल से कोई संबंध नहीं है, बैक्टीरिया पर असर करता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, डीएनए वैक्सीन ऑफर सेवरल एडवांटेज ऑफर अदर एक्सिस्टिंग वैक्सीन अप्रोचेस। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिलेटेड टू डीएनए वैक्सीन इज नॉट करेक्ट? डीएनए वैक्सीन कमाल का आइडिया है, बट उसके बावजूद लोग इस पर डर के काम नहीं कर रहे। ज्यादातर सरकारों ने बैन कर रखा है। कारण ये है, ह्यूमन का इतिहास है, हम कहते हैं ओ मैंने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया, और फिर कुछ दिनों बाद कोई और बोलता है कि जो ये सॉल्यूशन था, दिस सॉल्यूशन इज अनदर प्रॉब्लम। जैसे कि प्लास्टिक। जैसे कि आज आप लोग बोलते हो कि भाई सोलर पावर बड़ी बढ़िया है, ये सॉल्यूशन है फॉसिल फ्यूल का। बुलशिट है, क्योंकि सोलर पावर को एब्जॉर्व करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको बैटरीज चाहिए। जितना ज्यादा यूज करोगे उतनी ज्यादा बैटरी लेके आओगे आप, और बैटरी अमर नहीं होती, खराब होती हैं। और बैटरी के अंदर जो केमिकल्स भरे पड़े हैं, चाहे वो लिथियम आयन हो चाहे कुछ और, ये बहुत बुरे हैं एनवायरनमेंट में। तो जब बड़े लेवल पे इस्तेमाल करेंगे तो बड़े लेवल पे खराब होंगी, फिर बड़े लेवल पे डिकम्पोज की जाएंगी, और जब डिकम्पोज की तो फिर एनवायरनमेंट का वैसे बैंड बजेगा जैसा आज प्लास्टिक का बज रहा है। तो ऐसे ही डीएनए वैक्सीन में एक बड़ा लफड़ा है, क्योंकि ये वैक्सीन डीएनए की बनी हुई है, और डीएनए बड़ा स्टेबल मॉलिक्यूल है। अगर तुम्हें डाउट है इस बात के ऊपर कि डीएनए इज वेरी स्टेबल,
तो अपने आप से बात करो, जमीन में पड़ी हुई डायनासोर की हड्डी से डीएनए निकाल लेते हैं हम लोग। वो डायनासोर जो 250 मिलियन साल पहले मरे थे, फॉसिल से डीएनए आइसोलेट करते हैं हम लोग। ये फॉसिल जो है कोई -80 में नहीं रखे हुए, लेकिन उसके बावजूद जो लैब में काम करते हैं लोग बाग, वो जानते हैं कि डीएनए अनस्टेबल है, क्योंकि मालूम पड़ा जी उनका प्राइमर काम नहीं कर रहा, प्राइमर डिग्रेड हो गया। ये डिग्रेड नहीं हुआ, हमारी बेवकूफ़ी की वजह से कंटेमिनेट हो गया बाय सम एंजाइम्स। उस टेस्ट ट्यूब में आइडियल एनवायरनमेंट था एंजाइम के काम करने का, लेकिन अगर आप जानते हो तो जो कंपनी प्राइमर सप्लाई करती है वो लायोफिलाइज्ड फॉर्म में सप्लाई करती है, जिसे आप जेब में रख के घूम सकते हो सालों साल, खराब नहीं होगा वो लायोफिलाइज्ड फॉर्म में। तो डीएनए इज वेरी स्टेबल अगर वो ड्राई है तो अगर आप ऐसे में डीएनए वैक्सीन बनाओगे और ये वैक्सीन का जो वेक्टर है डीएनए का मॉलिक्यूल समहाउ अगर ये एनवायरनमेंट में रिलीज हो गया, रेप्लिकेट करना सीख गया, तो ये एक वायरस पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। तो मैं नहीं पता कि क्या क्या गुल खा सकता है। तो यहां ट्रू वाली बात नहीं थी। तो द इम्यून रिस्पॉन्स इज डायरेक्टली टू द एंटीजन एनकोडेड by the DNA and able to induce both humoral and cell-mediated immunity। भाई जब अगर आपकी बॉडी में कहीं पर कोई डीएनए की वैक्सीन इंजेक्ट कर दी गई है तो वहां पे डीएनए एक्सप्रेस करेगा, लगातार प्रोटीन बनाता रहेगा, और लगातार बनते हुए प्रोटीन से आपका इम्यून सिस्टम ह्यूमरल भी और सेल-मेडिएटेड भी एक्टिवेट हो जाएगा। ये ट्रू है। डीएनए वैक्सीन कैन इंड्यूस प्रोलॉन्ग्ड एक्सप्रेशन ऑफ एंटीजन। जब तक तुम्हारी सेल के अंदर डीएनए एक्सप्रेस करता रहेगा तब तक एंटीजन बनता रहेगा, तो ये बात भी ट्रू है। डीएनए वैक्सीन कुड रिमेन स्टेबल एंड पोटेंट फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट रेफ्रिजरेशन। पाउडर फॉर्म में बना लो डीएनए को, कहीं भी छोड़ दो, 10 साल बाद भी आकर देखोगे तो ठीक से काम करता हुआ दिखाई देगा। तो स्टोरेज की कहानी खत्म हो गई, ट्रांसपोर्टेशन के इशू खत्म हो गए। डीएनए वैक्सीन कंस्ट्रक्ट कैन बी इंजीनियर टू कैरी सेवरल एंटीजेंस टू इन्फेक्ट होस्ट सेल एंड रेप्लिकेट इन न्यूरल सेल। एकदम से पढ़ के ये सही लगता है, और इसीलिए बहुत सारी जनता ऐसी है जिन्होंने इस लास्ट ऑप्शन को नहीं पिक किया, लेकिन इस ऑप्शन में कमी थी। इन्होंने न्यूरल सेल बोली थी। डीएनए वैक्सीन को अपने आप को मेंटेन करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। न्यूरल सेल डिवाइड नहीं करती। न्यूरल सेल टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल होती हैं, वहां डीएनए रेप्लिकेशन की पाथवे बंद है। ऐसे ही अगर आरबीसी के अंदर किसी ने डाल दिया तो समझ जाना आरबीसी में तो डीएनए का कुछ है ही नहीं सकता। तो सेल जब दी जाती है तो सिर्फ समझो कि कहीं ये तो लोचा नहीं है। Caution 51. Bacteria adopt a different strategy to evade host defense mechanism. Phagocytosis released antibody like Ig, antibody mediated agglutination, antimicrobial peptides, और सामने कुछ दे रखा है कि क्या होगा उससे। Phagocytosis, बहुत सारे बैक्टीरिया से बचना जानते हैं क्योंकि वो अपने सरफेस के ऊपर एक कोट प्रोटीन बना लेते हैं, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है और कोई इम्यूनोलॉजी में भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस किसी ने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा है 1928, आर सेकंड था, आर थर्ड था, एस थर्ड था, आर सेकंड स्ट्रेन। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया था, कैप्सुलेटेड और नॉन कैप्सुलेटेड। चूहे में डालते थे, चूहा मर गया, चूहा जिंदा रहा। ये वो एक्सपेरिमेंट था जिससे बाद में चल करके और कुछ साल बाद ये साबित हुआ, इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने के बाद, कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो फैगोसाइटोसिस और कैप्सूल वाली कहानी ये बहुत पहले से हम लोग जानते हैं। कैप्सूल प्रोटेक्शन का काम करता है। जिसमें कैप्सूल होता है वो बच जाता है फैगोसाइटोसिस से, जिसमें कैप्सूल नहीं होता वो मारा जाता है। तो ए का एक्स था, सिर्फ एक ही ऑप्शन में था ये। इसके अलावा जो बाकी बातें दे रखी हैं वो भी देख लो। एंटीबॉडी लाइक आईजीजी, ये वाली एबिलिटी रिलीज सोल्यूबल प्रोटीन, जिन्हें हम प्रोटीन ए कहते हैं, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से निकलते हैं। देखिए, अगर एंटीबॉडी किसी बैक्टीरिया के पास आए तो वो एंटीबॉडी उसके सरफेस पर चिपक सकते हैं, या फिर कंप्लीमेंट उसके सरफेस पर बाइंड कर सकते हैं। कंप्लीमेंट को एंगेज करने के लिए ये सेल प्रोटीन ए नाम के मॉलिक्यूल छोड़ता है। ये प्रोटीन ए कंप्लीमेंट से बाइंड करता है और कंप्लीमेंट को इस बैक्टीरिया के सरफेस पर चिपकने नहीं देता, बच जाते हैं इससे। तो बी का था वाई। सिमिलरली जो एंटीबॉडी मीडिएटेड एग्लूटिनेशन है, इससे बचने के भी रास्ते हैं, और ये रास्ता है सिक्रेशन ऑफ इलास्टेज टू इनएक्टिवेट
C3A, C5A। और एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड से बचने का रास्ता था चेंज इन बैक्टीरियल सरफेस, AMP कहते हैं शॉर्ट फॉर्म पे ना, AMP, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड, हमारे स्किन की सेल्स में बनते हैं और कुछ बैक्टीरिया भी बनाते हैं। तो ये आमतौर पर बाय नेचर पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, तो अगर बैक्टीरिया का सरफेस पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो ये उस पर बाइंड नहीं करेंगे और बच जाएगा। अदरवाइज ये पेप्टाइड उसके सरफेस पे बाइंड करके उसके सेल में छेद कर सकते हैं, मार सकते हैं बैक्टीरिया को। तो काफी सारे डिफेंस सिस्टम है बैक्टीरिया में। इसके अलावा एंटीजेनिक वेरिएशन कॉमनली ट्राइपेनोसोमा और प्लाज्मोडियम दिखाते हैं। मैक्रोफेज से बचने की एबिलिटी टॉक्सोप्लाज्मा में है, प्रिवेंशन ऑफ लाइसोसोमल फैगोसोम एक्शन, प्रिवेंशन ऑफ लाइसोसोमल टॉक्सिक एक्शन के लिए लिस्टमैनिया जानता है इससे बचना। एस्केप इनटू साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम में आ भी गया तो बच के भाग जाएगा साइटोप्लाज्म में, ट्राइपेनोसोमा क्रूजी। कंप्लीमेंट लाइसिस, कंप्लीमेंट से बचने का रास्ता है लिस्टमैनिया के पास, ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी, क्रूजी, टीनिया। और इम्यून सप्रेशन का तरीका जानता है फिलेरिया। सरफेस और एक्सीडेटरी एंटीऑक्सीडेंट्स, एंजाइम, पैरासिटिक निमेटोड्स और स्किटोजोम्स। तो ज्यादातर जो पैरासाइट्स हमें बीमारी करके मतलब सफल बीमारी करने वाले हैं, उनके पास कोई ना कोई हथियार है हमारा बेवकूफ बनाने का। ऐसे क्वेश्चनों की इंफॉर्मेशन हमेशा वैल्यूएबल है। बैक्टीरिया कीमोटैक्सिस रिस्पॉन्स इज मीडिएटेड बाय हिस्टिडीन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर्स, जो दो कंपोनेंट सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिवेट करता है। कीमोटैक्सिस रिसेप्टर्स सिग्नल पहचानेंगे और फ्लैजेला के मोटर प्रोटीन को सिग्नल देंगे। जब बैक्टीरिया मूव कर रहा होता है टुवर्ड अट्रैक्टेंट, ये प्रोड्यूस करते हैं स्मूथ स्विमिंग बाय रोटेशन फ्लैजिला काउंटर क्लॉकवाइज। जबकि जब बैक्टीरिया मूव करेगा अवे रिपेलेंट, दे प्रोड्यूस इंक्रीजिंग टम्बलिंग ऑफ द रोटेटिंग फ्लैजिला क्लॉकवाइज। यहां तक की कहानी ट्यूशन है। इनमें से कौन सी बात कीमोटैक्सिस के बारे में करेक्ट नहीं है? द रिसेप्टर्स आर डाइमरिक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन दैट बाइंड स्पेसिफिक अट्रैक्टेंट एंड रिपेलेंट। तो भाई ये जो रिसेप्टर्स हैं ये डाइमर ही होते हैं, ये रिपेलेंट से बाइंड कर सकते हैं या अट्रैक्टेंट से जो अवेलेबल है, और उसी के बेस पर ही आगे सिग्नल देंगे। ट्रू है। साइटोप्लाज्मिक टेल ऑफ द रिसेप्टर इज स्टेबली एसोसिएटेड विद हिस्टिडीन काइनेज ची ए नाम के प्रोटीन के द्वारा ये जुड़े हुए हैं, लेकिन बीच में अडाप्टर लगा हुआ है ची डब्ल्यू, और ची ए काइनेज है, हिस्टिडीन काइनेज। ये भी ट्रू है। रिसेप्टर और उसके साथ जुड़े हुए प्रोटीन्स आर ऑल क्लस्टर्ड एट वन एंड ऑफ द सेल। ये रिसेप्टर सेल में सब तरफ नहीं होते, आमतौर पे फ्लैजेला के अपोजिट साइड में। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू था। द बाइंडिंग ऑफ एन अट्रैक्टेंट इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ द रिसेप्टर वेयरएज बाइंडिंग ऑफ द रिपेलेंट डिक्रीजेस द एक्टिविटी। ये गलत है। अट्रैक्टेंट रिसेप्टर की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है और रिपेलेंट उसे इंक्रीज करते हैं, तभी मोशन चेंज हो पाता है। तो इसका जो आंसर था, कुछ लोगों ने ठीक किया, बाकी लोग तो खैर समझदार हो गए सारे। क्वेश्चन नंबर 53, इसमें फिर वही टेबल आ गया, कनेक्सिन, प्लाज्मोडेस्माटा, आईकैम, सेलेक्टिन। तो कनेक्सिन जो है वो गैप जंक्शन के लिए है, तो 4 पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि गैप जंक्शन क्रिएट करेगा। ए का 3, और ए का 3 भी एक ही ऑप्शन में था, इसके बेस पर भी आप सॉल्व कर सकते थे इसको, पहले ऑप्शन के बेस पर। प्लाज्मोडेस्माटा आपको मालूम होना चाहिए। आईकैम, तो प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो आपके प्लांट के अंदर पाया जाता है, गैप जंक्शन की तरह होता है। आईकैम आपके आईजी सुपर फैमिली के मेंबर थे, और सेलेक्टिन्स आपके लैक्टिन्स थे। तो मोरलेस देखो सेम प्रॉपर्टीज बार बार घूम फिर के आती हैं इन क्वेश्चनों में। आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे, और इसके बाद का जो सेशन है ये ओपन सेशन है। इन क्वेश्चनों के लिए मैं एक एक करके क्वेश्चन लेके आऊंगा जहां से हमने आज स्टार्ट किया था। जिनकी क्वेरी है वो अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। 10 मिनट में आपके पास लिंक आ रहा है दूसरा वाला, ठीक है। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। नेक्स्ट सेशन के बारे में अब जो सेशन कर रहे हैं इसमें बताता हूँ। 10 क्या बल्कि 15 मिनट टाइम ले लो। हम लोगों ने 2023 में होने वाले CSIR नेट JRF के लिए तैयारी शुरू कर दी है। भाई बैच के स्टार्ट डेट है 20 सितंबर 2022। भाई तुम भी ह्यूमन हो, हम भी ह्यूमन है, तो ये सेशन ह्यूमनाइज्ड होने वाला है। आमने सामने बैठ के पढ़ेंगे ऑनलाइन और बातें भी करेंगे। लाइव क्लास होंगी 2 वे ऑडियो और वीडियो इंटरेक्शन के साथ में। रिकॉर्डेड लेक्चर तो मिल ही जाएंगे भाई, क्विज असाइनमेंट भी करेंगे, लाइव सपोर्ट मिलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है 30% तक का डिस्काउंट अवेलेबल है
बशर्ते कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे 20 सितंबर 2022 से पहले। भाई अगर तुम्हें भी तैयारी करनी है मेरे साथ तो आ जाओ और मुझे व्हाट्सअप कर दो 9013902981। ध्यान रखना केवल व्हाट्सअप। तो भाई ये आज का ज्ञान पसंद आया हो तो लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब ना कर रखा तो कर लो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को, और iFly ज्वाइन करने के लिए भाई सिंपल सा काम करना है, व्हाट्सअप कर दो मुझे 9013902981। बाकी मैं संभाल लूंगा। चलो फिर बाय बाय।